विदिशा का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्की यानी कॉपर टोन था। वो ना बहुत स्लिम थी और ना ओवरवेट। एक नॉर्मल हेल्दी बिल्ड था। रात के करीबन 2-2:30 बजे अचानक ओगनी की आंख खुलती है। कुछ सेकंड्स तक उसका दिमाग सिचुएशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। उसने देखा कि विदिशा उसके ऊपर बैठी है और उसने एक साटिन का नाइट गाउन पहना हुआ था। और फिर उसकी आंखों के सामने सामने उसने वो नाइट गाउन उतार कर फेंक दिया और वो उसे वायलेंटली किस कर रही है और उससे मेकआउट करने की कोशिश कर रही है। और जब उसे पता चल गया कि अग्नि जाग गया है तो उसने इंटेंसिटी और भी बढ़ा दी। और इस टाइम पर विदिशा एक नॉर्मल लड़की की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई जन्मों की प्यासी हो। हेलो एवरीवन, खमा घड़ी। मैं हूं प्रिंस सिंह एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आज का जो इंसिडेंट है हमारे साथ शेयर किया है ओगनी ने, जिन्होंने पहले भी अपनी खुद की एक और स्टोरी शेयर की थी जो उनके साथ 2021 में हुई थी, जो हमारे चैनल पर प्यासी डायन के नाम से है। आप चाहे तो स्टोरी को चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इस स्टोरी का कनेक्शन थोड़ा बहुत वहां से है। लेकिन ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, ये बात है जून जुलाई 2025 की। इस कहानी की शुरुआत असल में कई साल पहले यानी 2021 से होती है, जब ओगनी की उम्र करीबन 24 साल थी। उनकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था प्रिया, और उसकी मौत के बाद ही उनके साथ वो सारी चीजें हुई थी जो मैंने इस प्यासी डायन वाली स्टोरी के अंदर कवर की है। इसे आप जरूर देखना। खैर, प्रिया की मौत होने के बाद ओगनी जो था वो काफी डिप्रेस्ड हो गया था। और उसके बाद वो क्या करता, उसे मूव ऑन करना था। तो उसी साल उसे एक मीडिया कंपनी में जॉब मिली थी। वो अल्कोहल नहीं पीता था, सिगरेट या किसी तरह के ड्रग्स का उसे कोई शौक नहीं था। नाइट क्लब्स और पार्टीज से वो बहुत दूर रहता था। इसलिए अपने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को निकालने का उसके पास कोई सॉलिड सॉल्यूशन या फिर जरिया नहीं था। और इसीलिए उसने अपने आप को अपने वर्क के टुवर्ड्स पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दिया और उसकी लाइफ के अगले 4 साल सिर्फ उसके काम के आसपास ही घूमते रहे। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता था। इसलिए सुबह से लेकर रात तक वो ज्यादातर अपने काम पर ही फोकस किया करता था। बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता था, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख लेता, या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज देखा करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका ज्यादातर समय उसके काम में ही बीत जाता था। और इस मेहनत का उसे फायदा भी मिला। उसे लगातार प्रमोशंस मिले। हर साल उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ी और उसे और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। 2025 तक वो एक मल्टीनेशनल मीडिया कंपनी के अंदर लीड एडिटर बन चुका था। उसके अंडर कई सारे एडिटर्स और राइटर्स काम करते थे, जिन्हें मैनेज करने की जिम्मेदारी ओगनी की थी। अब जैसे जैसे आदमी की सैलरी बढ़ती है, उसी के साथ साथ उसका वर्कलोड और स्ट्रेस भी बढ़ता है। और सेम चीज ओगनी के साथ हो चुकी थी। उसका भी वर्कलोड और स्ट्रेस दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और इसी बीच जनवरी 2025 में ओगनी के पिता की डेथ हो गई। इसके बाद के अगले 5-6 महीने ओगनी के लिए बहुत मुश्किल रहे। एक तरफ पिता को खोने का दुख, दूसरी तरफ घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां अचानक उसके ऊपर आ गई थी, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसे उसके फादर की डेथ के बाद पेंशन, बैंक अकाउंट्स और दूसरे जरूरी पेपर वर्क उसे ही संभालने पड़े। उसकी कोशिश थी कि उसके पिता की पेंशन उसकी माँ के नाम ट्रांसफर हो जाए। ऑफिस का स्ट्रेस तो पहले से ही था और ऊपर से ये सारी जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर आकर टूट पड़ी थी। कुछ महीनों तक वो इन सब चीजों में लगा रहा और जब सारे काम हो गए तो वो बर्नआउट महसूस करने लगा, अपने आप को थका थका महसूस करने लगा। और इसी के चलते आखिर में मई 2025 में उसने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया। उसे लगने लगा था कि उसने अपनी पूरे जो 20s वाला सफर होता है, 20 साल से लेकर 29 साल की एज तक का, ये जो पूरा टाइम था, उसने या तो अपने पढ़ाई में लगा दिया था या फिर अपने करियर को बनाने में। जिंदगी को ठीक से एंजॉय करने का मौका उसने खुद को कभी दिया ही नहीं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगले 6-7 महीने या 1 साल तक वो किसी भी जॉब के बारे में नहीं सोचेगा। रेस्ट करेगा, घूमेगा, ट्रैवल करेगा और उसके बाद फिर वो सोचेगा कि उसे
किसी कंपनी में जॉब करनी है या फिर कुछ और करना है। उसे अपने एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन पर इतना कॉन्फिडेंस था कि 6-7 महीने के करियर ब्रेक के बाद भी उसे आसानी से दूसरी जॉब मिल जाएगी। फाइनेंशियली भी उस पर कोई खास प्रेशर नहीं था, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी वो कमा रहा था। फादर की डेथ के बाद मदर की पेंशन जो थी, उससे उनका फैमिली का खर्चा आराम से चल जाता था। और उसके पास इतनी सेविंग हो चुकी थी कि अगर वो उन्हें एफडी में भी रख देता तो उस एफडी के इंटरेस्ट से ही हर महीने अच्छी खासी इनकम उसकी आती रहती। तब तक उसकी माँ की पेंशन भी शुरू हो चुकी थी, तो फाइनेंशियल ऐसा कोई लोड नहीं था। इसलिए जॉब छोड़ने के बाद वो कुछ टाइम के लिए अपनी मौसी के घर जलपाईगुड़ी चला गया। अब कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए है एक मौका। हमारा एक और चैनल है जो हमने भी स्टार्ट किया, इसका नाम है शमशान फाइल्स, जहां पर हम लोग पॉडकास्ट किया करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ यहां बैठकर, स्टूडियो में बैठकर डिस्कस करना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं एक पॉडकास्ट फॉर्मेट के अंदर, तो स्क्रीन पर दी गई आईडीज पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको उन्हें अपनी स्टोरी बतानी होगी, और अगर आपकी स्टोरी सेलेक्ट होती है तो आप और मैं यहाँ इसी स्टूडियो में बैठकर उस स्टोरी को सुनेंगे और लोगों को सुनाएंगे। तो जल्दी जल्दी नीचे दी गई आईडीज के ऊपर कनेक्ट करें और आए हम लोग मिलकर साथ में पॉडकास्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो जलपाईगुड़ी जो है वो नॉर्थ बंगाल में है, और उसके आसपास फॉरेस्ट रिजर्व है ना, टी गार्डन से पहाड़ है और बहुत खूबसूरत नेचुरल इलाके हैं। साउथ बंगाल की तुलना में नॉर्थ बंगाल का मौसम भी काफी अलग है। साउथ बंगाल जो है वो ज्यादातर जो जो गंगा वाले मैदानी इलाके होते हैं ना, जहां पर गंगा बहती है, मैदानी इलाके हैं, उसके अंदर वो आता है। जहां भारत देश, बाकी भारत देश जैसा है, वैसे ही वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन जो नॉर्थ बंगाल का बड़ा हिस्सा है वो पहाड़ी है और हाई एल्टीट्यूड एरियाज के करीब है। वहां पर मौसम रिलेटिवली ठंडा रहता है, बारिश ज्यादा होती है और चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग इस तरह के हिल स्टेशन भी इसी इलाके में है, और यहाँ से भूटान भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो अग्नि का जो प्लान था वो ये था कि वो कुछ टाइम मौसी के घर बिताएगा और उसके बाद वो आसपास की इन सभी जगहों पर घूमने जाएगा। मौसी के घर पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद उसके कजिन का बर्थडे था, और उसी बर्थडे पार्टी में अग्नि की मुलाकात एक महिला से हुई। एक्चुअली अग्नि की जो मौसी थी वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स थी, और वो महिला उनकी पुरानी दोस्त थी। अग्नि की मौसी ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और उसके बारे में बताते हुए कहा कि मेरा भांजा है और ये एक मीडिया कंपनी में काम कर चुका है, बहुत बड़ी मीडिया कंपनी में, और इसकी एजुकेशन भी काफी अच्छी है। अब जैसे ही उसने अग्नि को इंट्रोड्यूस किया, तो इसके इंट्रोडक्शन के बाद वो जो लेडी थी वो अग्नि से इंग्लिश में बात करने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि जब हम दोनों ही बंगाली हैं तो इंग्लिश में बात करने की क्या जरूरत है, हम बंगाली में बात कर सकते हैं। लेकिन पहले तो अग्नि को लगा कि शायद वो जो आंटी है, वो जो मौसी की फ्रेंड है, वो अपनी इंग्लिश को फ्लेक्स कर रही है, इंग्लिश को दिखाना चाहती है। लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो उस लेडी ने अग्नि से एक अलग ही बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी एक बहन है जो एक छोटे से टाउन में मौजूद एक कॉन्वेंट टाइप बोर्डिंग हाई स्कूल की प्रिंसिपल है। उस स्कूल को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। उन्होंने अग्नि से पूछा कि क्या तुम वहां पर काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। उसकी बात सुनकर अग्नि मुस्कुरा और बोला मैं इंग्लिश टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि पहली बात ना तो मेरे पास बीएड की डिग्री है, और बिना बीएड की डिग्री के कोई भी स्कूल किसी रेगुलर टीचर को अपॉइंट नहीं कर सकता। ये स्कूल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन उस महिला ने साफ किया कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हारा रोल एक कंसल्टेंट के जैसा रहेगा। एक्चुअली उस स्कूल के टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत कमजोर है। तो जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो ये चाहती है कि स्कूल के टीचर्स को अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग और बेटर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि स्कूल की ओवरऑल प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। ये स्कूल बहुत पुराना नहीं था और इसे एस्टेब्लिश हुए करीब 4-5 साल ही हुए थे, और प्रिंसिपल की कोशिश थी कि धीरे धीरे उसे आसपास के जो बाकी रेप्यूटेड हिल स्टेशन बोर्डिंग स्कूल्स है उसके लेवल तक उसके स्कूल को लेकर जाया जाए, क्योंकि उन बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में टीचर्स अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी
काफी अच्छे होते थे और इसी वजह से कोलकाता और दूसरे बड़े शहरों के रिच और अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन वहीं करवाना पसंद करते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन के साथ साथ फ्लुएंट इंग्लिश भी कॉन्फिडेंस के साथ सीखें। लेकिन इनके इस नए स्कूल के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनके टीचर्स एकेडमिकली तो बहुत अच्छे थे, मगर पेरेंट्स के सामने वो उतने प्रेजेंटेबल नहीं थे और कई बार इसी वजह से कुछ अच्छे अच्छे रिच फैमिली वाले जो पेरेंट्स थे वो इनके स्कूल में एडमिशन नहीं लेते थे और इसीलिए इनकी जो बहन है प्रिंसिपल, वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो टीचर्स को इंग्लिश स्पीकिंग और कॉर्पोरेट स्टाइल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे सके, ताकि जब नए पेरेंट्स स्कूल विजिट के लिए आए तो वो उनसे बात भी करे और स्कूल को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सके। यानी अग्नि का काम उन्हें सिर्फ इंग्लिश सिखाना नहीं था, उन टीचर्स की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन दोनों को इसे डेवलप करना था। उनकी पूरी बात सुनने के बाद अग्नि को आइडिया समझ आ गया था। उसने कहा, अच्छी बात है, आप जो जॉब ऑफर कर रही हैं वो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उसने बोला, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला कि देखो, मैं जैसे मौसी ने आपको बताया था, मैं बहुत बड़ी मल्टीमीडिया कंपनी के अंदर अच्छे रोल पर था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन मैंने भी अपनी अपनी अभी की अभी अपनी पुरानी जॉब छोड़ी है। मैं उससे बर्नआउट हो गया था, बहुत स्ट्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा काम का लोड हो गया था और इसी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी है। अब आप खुद सोचो, मैं जॉब छोड़ कर आया हूँ, मैं दूसरी जॉब क्यों लूँगा? उसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई और बोली, मैं समझती हूँ, मुझे तुम्हारी मौसी ने बताया भी कि तुम बस अब यहाँ पर घूमने आए हो। अब जब तुम घूमने ही आए हो, तो तुम कोई भी डिसीजन लो, उससे पहले तुम्हें एक बार उस टाउन को, उस जगह को देख लेना चाहिए। अभी जो टाउन है, इस टाउन का असली नाम अग्नि लेना नहीं चाहते हैं तो मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन इस टाउन को हम एक नाम दे रहे हैं, दैट इज वॉल्टनगंज। उस लेडी ने बताया कि एक बार तुम वहां जाओगे ना, तो शायद तुम्हारा मन खुद ही बदल जाए और तुम खुद ही इस रोल के लिए हाँ कर दो। उसकी बात सुनकर, उनका कॉन्फिडेंस देखकर अग्नि को लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, देख आते हैं, देखने में क्या है, वैसे मैं तो घूमने निकला हुआ हूं, चलते हैं उस जगह पर, अगर कुछ लगा तो देख लेंगे वरना वापस निकल लेंगे। तो उसने हाँ बोल दिया और इसी तरह 3-4 दिन के बाद प्रिंसिपल के साथ अग्नि का इंटरव्यू फिक्स कर दिया गया। लेकिन अग्नि इंटरव्यू से एक दिन पहले ही वॉल्टनगंज पहुंच गया। उसने वहां एक लोकल होटल में रूम लिया और पूरा दिन वॉल्टनगंज घूमा। उसने देखा कि वॉल्टनगंज जो था वो एक ब्रिटिश एरा का टाउन था। ब्रिटिश रूल के दौरान कोलकाता में गर्मियों के समय बहुत गर्मी पड़ती थी, इसलिए कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज समर सीजन में इस इलाके में आकर रहा करते थे। उन्होंने यहाँ पर कई बंगलोज बनाए हुए थे और अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद काफी समय तक ये इलाका लगभग खाली पड़ा रहा। चारों तरफ जंगल थे और बहुत कम लोग यहाँ पर आया जाया करते थे। फिर 1970 और 80 के दौरान भारत सरकार ने यहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिस शुरू किए। धीरे धीरे एम्प्लॉयज आने लगे, छोटी छोटी शॉप्स खुली और फिर यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी वॉल्टनगंज कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, वो भी एक छोटा, शांत और जंगलों से घिरा हुआ एक कस्बा था। यहीं के लोकल लोगों के लिए एक स्कूल शुरू किया गया जो धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ और अब उसी स्कूल की प्रिंसिपल चाहती थी कि आसपास के टाउन्स और बड़े शहरों से भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले। जब अग्नि वहां पर पहुंचा तो उसे पहली नजर में ही वॉल्टनगंज पसंद आ गया। टाउन के चारों तरफ जंगल थे, बारिश होती थी और सबसे बड़ी बात थी मौसम। मौसम बहुत ही ठंडा और खुशनुमा था। लोग वहां पर कम थे, इसलिए भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर सारी बेसिक एम्यूनिटीज मौजूद थी। हॉस्पिटल, मार्केट, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, ये सब उस टाउन में आसानी से मिल जाती थी। और अग्नि को जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद आया वो था यहाँ का मौसम, बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में कमरे के अंदर बैठकर हॉरर मूवीज देखना और किताबें पढ़ना अग्नि को बहुत पसंद था। और जिस ब्रेक की अग्नि तलाश कर रहा था वो शायद उसे यही मिलने वाला था। उसने सोचा, सही है यार, बढ़िया है, कितना मस्त जगह है, यहाँ रिलैक्स करूंगा, चिल करूंगा। सोचा था अपनी सेविंग से पैसा खर्च करूंगा, लेकिन इससे बढ़िया जीवन में क्या हो सकता है कि मैं घूमने निकला और जहां मैं, जिस जगह मैं जाना चाहता था, जैसी जगह जाना चाहता था, वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर भी मुझे एक जॉब मिल रही है जिसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है और मेरे रहने खाने का खर्चा यहाँ से आराम से निकल जाएगा।
तो उसने बिल्कुल सही लगा उसे कि कुछ महीने यहीं काम करते हैं, जब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और भूटान घूमकर फिर वापस से अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो उसने डिसाइड कर लिया कि अगर उसका इंटरव्यू ठीक गया तो वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा। सही है। अगले दिन वो स्कूल पहुंचा, प्रिंसिपल से मिला। उसका इंटरव्यू ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि वाकई में अग्नि इंग्लिश में बहुत अच्छा था। उसने जादवपुर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट से पढ़ाई की थी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई बड़े इंटरव्यूज वो दे चुका था। इसलिए इस स्कूल में इंग्लिश का इंटरव्यू देना उसके लिए केक वॉक था। कुछ ही मिनटों में स्कूल के प्रिंसिपल उससे काफी इम्प्रेस्ड हो गई क्योंकि उस लेवल की इंग्लिश उसको खुद को भी नहीं आती थी। प्रिंसिपल ने अग्नि से कहा, तुम हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम तुम्हें तुम्हारी पिछली कॉर्पोरेट जॉब जितनी सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी हमारे यहाँ के जो रेगुलर टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा होगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि आप, मुझे पता है, मेरी बहन ने मुझे बता दिया था कि आपने पिछली जॉब वर्कलोड की वजह से छोड़ी थी, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालेंगे। बस मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि आप हमारे टीचर्स को सिंसियरली ट्रेन करें और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। प्रिंसिपल की बात सुनकर अग्नि ने कहा कि मैडम, मुझे टाउन बहुत पसंद आया और अगले कुछ महीनों के लिए मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तो आप जो भी ऑफर कर रही है मुझे एक्सेप्ट है, कोई इशू नहीं है और आप चिंता ना करें, काम के चक्कर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ प्रिंसिपल ने एक और बहुत अच्छी बात कह दी कि आपके रहने का अरेंजमेंट भी स्कूल की तरफ से होगा, आपको कहीं कुछ रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया। नए जगह गए हो, किराए पे भी कुछ नहीं लेना, सब दे देगा स्कूल, स्कूल की मेस में खाना वाना खाना है, मतलब रहना है, टीचर्स को पढ़ाना है और फ्री टाइम में घूमना है। इससे बढ़िया जॉब क्या ही हो सकती है ना? आप सब भी ऐसी जॉब का ड्रीम करते होंगे ना? भगवान करे आप लोगों को भी ये जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए, कुछ इसी तरह की जॉब। चलिए, बातचीत हो गई, अग्नि वापस से अपनी मौसी के यहाँ चला गया, 4-5 दिन वहां रुका और उसके बाद वो वापस से अपनी ज्वाइनिंग के लिए वॉल्टनगंज आया। अब ज्वाइनिंग के दिन प्रिंसिपल ने उसे रहने की जगह को लेकर एक बात बताई। उसने बताया कि स्कूल से बाहर से आने वाला जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए एक नया टीचिंग क्वार्टर बनाया गया था। वो स्टूडेंट्स के हॉस्टल के पास ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो नया क्वार्टर है वो पूरी तरह भर चुका है, हर रूम में कोई ना कोई टीचर रह रहा है। ये बिल्डिंग अभी करीबन 6-7 महीने पहले ही तैयार हुई है और इसीलिए पुराने क्वार्टर में रहने वाले ऑलमोस्ट सभी टीचर्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो नए क्वार्टर में तो अभी कोई रूम खाली नहीं है, इसलिए फिलहाल उसे पुराने टीचर्स वाले जो क्वार्टर्स हैं उन्हीं में रहना पड़ेगा। दिक्कत कुछ नहीं, बस पुराने क्वार्टर्स जो हैं स्कूल से थोड़ा दूर हैं और जंगल की तरफ बने हुए हैं। और अभी पुराने क्वार्टर्स में कुछ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी आ गए हैं, मैक्सिमम लोग आ गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग उन पुराने क्वार्टर्स में रहते हैं। फिर उन्होंने एक और चीज बताई कि अभी 2-3 महीने पहले स्कूल में एक नई हिस्ट्री टीचर भी अपॉइंट हुई है। उन्हें भी नए क्वार्टर में जगह नहीं होने की वजह से फिलहाल उसी पुरानी बिल्डिंग में जगह दे दी गई है। तो उसने कहा भी प्रिंसिपल ने कि जैसे ही नए क्वार्टर में 2 रूम खाली होंगे मैं आप दोनों को यहाँ पर शिफ्ट करवा दूंगी, कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग उधर जंगल की तरफ थोड़ा स्कूल से दूर रहो। तो ने बोला, नहीं नहीं मैम, ऐसी बात ही नहीं है, मैं तो आया ही यहाँ पर पीस के लिए हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी चिल पॉ में लेना चाहता। ये नई बिल्डिंग जो है इसके पास में स्कूल, हॉस्टल है, स्कूल है, मुझे थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर चाहिए, मुझे पुराने क्वार्टर में रहने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस टाइम पर अग्नि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वॉल्टनगंज के उस पुराने टीचर्स क्वार्टर में रहना उसकी जिंदगी के सबसे अजीब एक्सपीरियंसेस में से एक बनने वाला था। अब हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले वॉल्टनगंज का जो बेसिक लेआउट है वो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। टाउन की लगभग सभी इंपॉर्टेंट जगहें एक सेंट्रल एरिया में थी। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, स्कूल, स्कूल क्वार्टर्स, शॉप्स, मार्केट्स, एक सिनेमा हॉल और एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर, सब एक छोटे से एरिया के अंदर थे और आपकी जरूरत की सभी चीजें वहां पर मिल जाती थी। इससे आप आसानी से उस कस्बे का सेंटर कह सकते थे। अग्नि का जो स्कूल था वो सेंटर के बिल्कुल आखिरी छोर पर था, यानी स्कूल के बाद अगर कोई आगे बढ़े 5 से 10 मिनट में जो उस टाउन का पॉपुलेशन वाला हिस्सा है वो पीछे छूट जाता। इस टाउन से एक बीच से एक बड़ी चौड़ी मेन रोड गुजरती थी जो ऑब्वियसली आगे टाउन के बाहर जाती थी। इनका स्कूल भी इसी मेन रोड पर था। इसी सड़क से स्कूल से आगे निकलकर
अगर कोई 10 मिनट पैदल चले तो लेफ्ट साइड में एक छोटा रोड मिलता था, जो मेन रोड जितना चौड़ा नहीं लेकिन एक ठीक ठाक रोड था। उस रोड पर करीब 15-20 मिनट चलने के बाद एक जगह रास्ता फिर से बाईं तरफ मुड़ता था और इस मोड़ के थोड़ा सा आगे एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसे बिल्डिंग 1 कहा जाता था। फिर इस बिल्डिंग से थोड़ा और आगे चलो तो करीबन 300-400 मीटर चलने के बाद एक और बिल्कुल वैसी दूसरी बिल्डिंग भी थी। वो थी बिल्डिंग 2। ये दोनों बिल्डिंग ही इस स्कूल के पुराने टीचर्स क्वार्टर्स थे। अब नए टीचर्स क्वार्टर्स बनने के बाद यहाँ से मैक्सिमम टीचर शिफ्ट हो गए थे। जो लोग शिफ्ट नहीं होना चाहते थे सिर्फ वो यहाँ थे, और जो भी अब नए टीचर आ रहे थे स्कूल में उनको यहाँ पर इन पुराने वाले टीचिंग क्वार्टर्स में रहना था। अब जो पुराने क्वार्टर्स थे इनके मैक्सिमम अपार्टमेंट्स खाली पड़े रहते थे। कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे लाइब्रेरियन या फिर दूसरे एम्प्लॉइज अपने फैमिली के साथ यहाँ पर रहते थे। दोनों बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम थी। 3 फ्लोर, हर फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और बीच में सीढ़ियां। तो अग्नि को बिल्डिंग 1 के 3rd फ्लोर के राइट साइड अपार्टमेंट मिला, और वहीं वो जो हिस्ट्री की नई टीचर थी उसका नाम था विदिशा, जिसके बारे में प्रिंसिपल ने बताया था, उसे बिल्डिंग 2, ध्यान रखें, अग्नि को बिल्डिंग 1 मिली, उसे मिली बिल्डिंग 2, और बिल्डिंग 2 की 3rd फ्लोर के लेफ्ट साइड वाला अपार्टमेंट उसे अलॉट हुआ था और वो वहां रहती थी। जैसे मैंने आपको बताया दोनों बिल्डिंग्स के बीच करीबन 300-400 मीटर का गैप था। तो जो सड़क थी उसके दोनों तरफ झाड़ियां थी, और बिल्डिंग 2 को अगर आप क्रॉस कर जाओ तो फिर पूरा जंगल का एरिया शुरू हो जाता था। उसमें भी जो लेफ्ट साइड का जंगल था वो थोड़ा कम घना था, और उसे क्रॉस करते हुए वही 20-30 मिनट चलने पर आपको मेन रोड मिल जाती थी। लेकिन इसी सड़क के राइट साइड का जो जंगल था वो काफी घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अंदर तक फैला हुआ जंगल। तो चलिए, अग्नि ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो गया। 1-2 दिन गुजरे और सरप्राइजिंगली अग्नि को ये काम बहुत पसंद आने लगा। एकेडमिक्स में उसे पहले से इंटरेस्ट था, इसलिए टीचर्स को ट्रेन करना उसे बोरिंग नहीं लगता था। और एक और अच्छी बात जो ये थी कि वहां जो टीचर्स थे उनमें ईगो नहीं था। मैक्सिमम टीचर्स अग्नि से उम्र में बड़े थे, लेकिन उनसे किसी ने भी ऐसा बिहेव नहीं किया कि एक जवान लड़का हमें सिखाने आया है, क्योंकि वो सभी लोग जेन्युइनली चीजों को सीखना चाहते थे। अब अग्नि का जो टीचिंग शेड्यूल था वो रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह क्लासेस जैसा नहीं था। उसे सभी टीचर्स को एक साथ नहीं पढ़ाना होता था। जिस पीरियड में जो टीचर्स फ्री होते थे उन्हीं का छोटा ग्रुप बनाकर वो उनके सेशंस लेता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मंडे का फर्स्ट पीरियड है, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ्स के कुछ टीचर फ्री होंगे, तो उन तीनों को साथ मिलाकर वो उनकी क्लास लेता। फिर सेकेंड पीरियड में फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनको मिलाकर वो उनकी क्लास लेता था। और इस तरह उसके पूरे वीक का शेड्यूल बनाया गया, और ये कोशिश रही कि हर टीचर को हफ्ते में 2 या 3 सेशंस जरूर मिले। अब स्कूल ज्वाइन करने के करीब 15-20 दिन बाद वॉल्टनगंज में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव हो गया और लगातार तेज बारिश होने लगी, और अग्नि को तो ये मौसम बहुत पसंद था। स्कूल से वापस आकर वो अपने कमरे के अंदर हॉरर मूवीज देखता, किताबें पढ़ता, और अपने अपार्टमेंट की खिड़की से जंगल में होती बारिश को देखता रहता। और इसी दौरान उसकी स्कूल की हिस्ट्री टीचर के साथ भी बातचीत बढ़ने लगी। वही हिस्ट्री टीचर जो बिल्डिंग 2 में रहती थी। जैसे मैंने आपको बताया उसका नाम विदिशा था। स्कूल की छुट्टी के बाद वो अक्सर पैदल क्वार्टर्स तक आता था, क्योंकि अग्नि को ठंडी हवा और जंगल के बीच चलना बड़ा अच्छा लगता था, ट्रैकिंग जैसे फील देता था। और उधर विदिशा भी ज्यादातर पैदल ही आती थी। तो दोनों स्कूल से सेम टाइम पे फ्री होते थे, स्कूल की छुट्टी होती थी, उसके बाद दोनों ही एक ही जगह रहते थे, थोड़ा सा ही फासला था, तो दोनों पैदल आते थे। और अगर बहुत ज्यादा बारिश होती थी तो दोनों टोटो, आई होप टोटो आप सभी जानते हो, जो लोकल रिक्शा होता है, इसे ऑटो भी हमारे यहाँ बोलते हैं, या रिक्शा जो होता है पेडल मारने वाला, वो वाला, तो उससे ही दोनों आया करते थे। अब क्योंकि स्कूल में वो विदिशा की भी कम्युनिकेशन क्लास लिया करता था, इसलिए फॉर्मली उनकी जान पहचान हो गई थी। लेकिन कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं आते थे। मतलब ऐसा नहीं जो मैंने आपको बताया कि पैदल चल के आते तो दोनों साथ आते, नहीं, दोनों अलग अलग आया करते थे। तो एक दिन अग्नि को बड़ा ऑकवर्ड लगा कि यार एक ही स्कूल के टीचर्स हैं, एक ही टाइम पर छुट्टी होती है, रास्ता भी सेम है, फिर भी दोनों अलग अलग चल रहे हैं।
इसलिए उस दिन वो विदिशा के साथ ही पैदल निकल गया। रास्ते में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई। विदिशा की उम्र उससे करीबन 10 साल ज्यादा थी। उस समय अग्नि की उम्र करीबन 28 साल थी। इसका मतलब विदिशा की उम्र करीबन 37-38 साल की रही होगी। ऑल्दो इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, लेकिन इनके इंटरेस्ट्स काफी मिलते जुलते थे। विदिशा को हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड वॉर जैसी चीजों में काफी इंटरेस्ट था और अग्नि को भी ये टॉपिक्स बहुत पसंद थे। इसके अलावा ये दोनों मूवीज और टीवी शोज के बारे में भी काफी बातें किया करते थे और कुछ ही दिनों में साथ साथ आते जाते इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। अगर हम विदिशा की बात करें तो उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्की था। डस्की मतलब थोड़ा सा सांवला था, लेकिन कॉपर टोन्ड था। वो ना बहुत स्लिम थी और ना ही ओवरवेट। एक नॉर्मल हेल्दी बिल्ड वाली लेडी थी और वो लगभग हमेशा साड़ी पहनती थी। शुरू में तो अग्नि को लगा कि शायद वो मैरिड है और ऐसे ही एक दिन उसने कैजुअली उससे पूछ लिया कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। तो विदिशा ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी शादी नहीं की। अग्नि ये बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। उसने बोला, आपने अभी तक शादी नहीं की है? तो उसने बताया कि उसकी जिंदगी में कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप रहा ही नहीं। उसने बताया कि उसका घर बंगाल के पूर्वस्थली इलाके में था, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के आसपास। जो लोग बंगाल से हैं वो इन जगहों को अच्छे से जानते होंगे। रेलवे स्टेशन के पास ही उनके पेरेंट्स का पुराना घर था। उनके फादर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एक ऑफिसर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ थी। विदिशा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका नेचर शुरू से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट रहा है। फ्रेंड्स, आउटिंग्स या रिलेशनशिप की जगह उसका फोकस हमेशा उसकी पढ़ाई पर रहता था। स्कूल में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और कॉलेज में भी उसने एकेडमिक्स को बहुत सीरियसली लिया। इवन उसे अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल तक मिला हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद विदिशा ने बीएड करने का फैसला किया क्योंकि वो हमेशा से ही एक टीचर बनना चाहती थी। बीएड के साथ ही वो गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर करती रही। करीब 23 साल की उम्र में विदिशा की पढ़ाई पूरी हुई और तब पेरेंट्स ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। लेकिन विदिशा ने अपने फादर से कहा कि वो पहले जॉब करना चाहती है, फाइनेंशियली सेटल होना चाहती है और उसके बाद वो शादी करेगी। विदिशा के पेरेंट्स पढ़े लिखे समझदार थे और उनको भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस टाइम तक उसके फादर रिटायर हो चुके थे, अच्छी खासी पेंशन थी और इसलिए घर में किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था। विदिशा अगले 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करती रही और साथ ही साथ वो कुछ ट्यूशंस भी पढ़ाया करती थी। लेकिन जब उनकी उम्र 25 साल हुई, उसके फादर की हेल्थ अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाया जा करते थे। और जब हालत उनकी बिगड़ती गई और डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि रेगुलर डायलिसिस के बिना उनका सरवाइव करना मुश्किल होगा। किडनी ट्रांसप्लांट आसान ऑप्शन नहीं था, डोनर चाहिए था और खर्च भी बहुत ज्यादा था। इसलिए डायलिसिस ही उनकी जिंदगी का रेगुलर हिस्सा बन गया। कुछ कुछ टाइम इंटरवल में उनका बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता था और इस वजह से धीरे धीरे उनकी फैमिली की सेविंग्स खत्म होने लगी। फिर उनका ट्रीटमेंट चलाने के लिए लोन्स लेने पड़े और इसी वजह से विदिशा की अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अफेक्ट हुई। उसे हर समय अपने फादर की हेल्थ की चिंता रहती थी। उनकी मदर एक सिंपल हाउसवाइफ थी और मेडिकल ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर डिस्कशन या दवाइयों को मैनेज करने जैसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदिशा के ऊपर थी। फादर को डायलिसिस के लिए ले जाना, मेडिसिन लाना, सब कुछ ये सारे काम विदिशा ही किया करती थी। कई बार ऐसा होता था कि जिस दिन कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता था, उस दिन उसके फादर की हालत बहुत खराब हो जाती और इवन वो एग्जाम भी नहीं देने जा पाती थी। साल गुजरते गए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। करीब 5 साल डायलिसिस पर रहने के बाद जब विदिशा की उम्र करीबन 30 साल की थी, उनके फादर की डेथ हो गई। और इसी उनकी डेथ के 1 साल बाद विदिशा की मदर की भी डेथ हो गई, क्योंकि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो इमोशनली बहुत बुरी तरह टूट गई थी।
31 साल की उम्र तक विदिशा ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था। उसके ऊपर फैमिली ट्रीटमेंट का लोन भी था और उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसके रिलेटिव्स ने उससे धीरे-धीरे दूरी बना ली थी। शायद उन्हें डर था कि विदिशा उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांग सकती है। और इन सब में शादी का टॉपिक तो पीछे ही छूट चुका था। पेरेंट्स नहीं रहे, कोई करीबी ऐसा नहीं था जो उसके लिए रिश्ते देखता, और विदिशा खुद भी शाय और रिजर्व नेचर की थी। मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल बनाने से भी उसे डर लगता था। उसे लगता था कि पेरेंट्स ना होने की वजह से कोई फैमिली उसकी सिचुएशन का गलत फायदा उठा सकती है। इसी डर और जिम्मेदारियों के बीच समय भागता गया और पता ही नहीं चला। जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो उसने डिसाइड किया कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगेगी। करीब 35 साल की उम्र में उसके ग्रैंडफादर का पुराना एंसेस्ट्रल हाउस जो था वो फैमिली मेंबर से मिलकर बेच दिया। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे, इसलिए विदिशा को भी अपने हिस्से का कुछ पैसा मिला। उस पैसे से उसने अपने पुराने लोन्स का बड़ा हिस्सा चुका दिया और उसके बाद वो एक रेंटेड घर में रहने लगी। लेकिन रेंट और बाकी एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे थे और फिर उन्हें वॉल्टनगंज के स्कूल की वैकेंसी दिखाई दी। यहाँ रहने के लिए रेंट नहीं देना था और सैलरी भी ठीक ठाक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया। उनका सिलेक्शन हो गया और इस तरह से वो यहाँ वॉल्टनगंज शिफ्ट हो गई। अब विदिशा की पूरी कहानी सुनकर ओगनी को सच में बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि इस महिला की जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पढ़ाई, जिम्मेदारियों, बीमारियों, लोन और नुकसान में ही गुजर गया। उसने उससे कहा, शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी कुछ एंजॉय ही नहीं किया। खैर, वॉल्टनगंज आने के बाद ओगनी की अपनी मेंटल स्टेट जो थी वो काफी बेहतर हो चुकी थी। ठंडा वेदर, जंगल और शहर की गर्मी से दूर वो काफी फ्रेश फील कर रहा था और उसी मूड में उसने मजाक मजाक में विदेशी से कहा कि आज से उन्हें थोड़ा थोड़ा एंजॉय करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जिंदगी में जितने भी दुख थे वो सब चले गए, अब मैं आ गया हूं, हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे और आपको छोटी छोटी चीजें मैं सिखाऊंगा जिनसे आपको बहुत मजा आएगा। और इसके बाद दोनों अक्सर स्कूल के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। कभी सिटी सेंटर के किसी रेस्टोरेंट में चले जाते, कभी कोई अच्छी मूवी देखते, कभी शॉपिंग सेंटर में घूमते। ओगनी कभी भी उनको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देता था, लेकिन कभी कभी कोई छोटी चीज अगर विदिशा को पसंद आ जाती तो विद इन लिमिट्स रहकर वो उसे खरीद देता था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगी चीज, लेकिन छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ओगनी कहीं ना कहीं समझता था कि जो लेडीज होती हैं उनको गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि विदिशा को ये अच्छा लगे। कभी कभी आसपास के किसी सीनिक स्पॉट या फिर वाटरफॉल की तरफ भी दोनों घूमने निकल जाते थे। कभी भी ओगनी ने विदिशा को किसी रोमांटिक नजर से नहीं देखा था, क्योंकि वो उससे एज में भी काफी बड़ी थी और उस टाइम तक ओगनी का ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था। लेकिन हाँ, उसे विदिशा की कंपनी पसंद आने लगी थी और कहीं ना कहीं उसे ये भी अच्छा लगता था कि वो अकेला नहीं घूम रहा है। अब बारिश के दिनों में जब बारिश होती थी वहां पर तो लगातार होती थी, तो उस टाइम पर बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो कभी वो विदिशा के अपार्टमेंट में चला जाता था और कभी विदिशा उसके अपार्टमेंट में आ जाती थी और दोनों के दोनों नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियोस पर मूवीज और टीवी शोज देखा करते थे। ओगनी अपने फेवरेट शोज उन्हें सजेस्ट करता था, फिर दोनों उसको साथ में बैठकर देखते थे और उसके ऊपर डिस्कशन करते थे। धीरे धीरे ये लगभग रोज का उनका रूटीन बन गया था और अभी उन्हें एक दूसरे से खुलकर बात करते हुए करीबन 15-20 दिन ही हुए थे कि ओगनी ने विदिशा के बिहेवियर में एक छोटी सी अनयूजुअल चीज नोटिस करना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो महिला शुरुआत में बहुत ही शाय, रिजर्व्ड और कम बोलने वाली थी, अब वो ओगनी के साथ धीरे धीरे पूरी तरह खुलने लगी थी। वो ज्यादा फ्रीली उससे बात किया करती थी, जोक्स मारा करती थी और अब अपनी फीलिंग्स भी वो ओगनी से शेयर करने लगी थी। ओगनी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है, इतने सालों तक दुख और जिम्मेदारियों के बीच रहने की वजह से विदिशा ने खुद को बहुत क्लोज शेल में रख लिया था और अब अगर उसकी कंपनी में वो थोड़ा कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट हो रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। करीब 1 महीना गुजरने के बाद तो ओगनी को ऐसा लगने लग गया था कि ये पुरानी वाली विदिशा है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है।
लेकिन फिर इस 1 महीने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके लिए अग्नि बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे अच्छे से याद है, ये फ्राइडे का दिन था। सुबह से ही वॉल्टनगंज में लगातार तेज बारिश हो रही थी। लगभग पूरे दिन 1 मिनट के लिए भी बारिश ठीक से रुकी नहीं थी। अगले 2 दिन सैटरडे और संडे की स्कूल में छुट्टी थी। तो उस दिन स्कूल में ही विदिशा ने अग्नि से कहा कि तुम आज स्कूल के बाद मेरे अपार्टमेंट आ जाना, हम कोई नई टीवी सीरीज देखेंगे। अब विदिशा के पास नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं थे, लेकिन अग्नि के लैपटॉप में सब कुछ अवेलेबल था। तो अग्नि ने उससे कहा ठीक है। स्कूल खत्म होने के बाद अग्नि अपने अपार्टमेंट गया, थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर अपना लैपटॉप लेकर बिल्डिंग 2 में विदिशा के फ्लैट पर चला गया। उस समय बारिश थोड़ी सी कम हुई थी, रुकी नहीं थी लेकिन थोड़ी हल्की हो गई थी। इसके बाद दोनों ने नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज कैसलवेनिया देखना शुरू किया। ये सीरीज ड्रैकुला और डार्क फैंटेसी जैसी थीम्स पर बेस्ड थी, इसलिए दोनों को ही पसंद आ रही थी। एपिसोड देखते देखते न जाने कब रात के 8-9 बज गए। अब जब टाइम उसने देखा अग्नि ने, तो उसने विदिशा से कहा कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन विदिशा ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि भी कुछ एपिसोड्स बाकी हैं और वैसे ही मैं डिनर बना रही हूँ, तुम इतनी बारिश में कहाँ जाओगे, क्या खाना ऑर्डर करोगे, तो हम लोग साथ में ही डिनर कर लेते हैं। और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए लोची तरकारी यानी पूरी और सब्जी बनाई है, जो कि एक्चुअली अग्नि को काफी पसंद थी, इसलिए वो रुक गया। करीब 10 बजे तक दोनों ने खाना खाया और उसके बाद बाकी के एपिसोड्स देखने लगे। सीरीज खत्म होते होते लगभग 11:30 बज चुके थे और अब बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान एक साथ बरस रहा हो। अग्नि ने फिर से कहा कि अब मैं अपने अपार्टमेंट चला जाता हूं, लेकिन विदिशा ने उससे कहा तुम पागल हो गए हो, बाहर बारिश देखो, इतनी तेज बारिश है कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम इतनी बारिश में कहां जाओगे, यहीं पे सो जाओ। अग्नि ने कहा अरे नहीं, मेरा अपार्टमेंट 300-400 मीटर दूरी तो है, मैं आराम से चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि यहां अग्नि के दिमाग में एक और बात थी। वॉल्टनगंज एक छोटा कस्बा था। अगर अगली सुबह किसी ने उसे विदिशा के अपार्टमेंट से निकलते देख लिया तो अननेसेसरी अफवाहें फैल सकती है। वो बार बार विदिशा से कहता रहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन विदिशा इंसिस्ट करती रही। उसने कहा कि इतनी तेज बारिश में बाहर जाकर बीमार होने से अच्छा है कि तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ। जब वो नहीं मानी तो अग्नि ने कहा अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। अब विदिशा का और जिनका जो अपार्टमेंट थे वो 1 BHK था, जिसमें 1 बेडरूम, 1 हॉल, किचन और बाथरूम था। हॉल में एक छोटी सी चारपाई जैसी है ना, दीवान जैसे होता है एक छोटा सा, इस पे एक आदमी लेट सकता है आराम से, उस तरह का एक स्लीपिंग अरेंजमेंट था। तो विदिशा ने अग्नि से कहा एक काम करो, तुम बेडरूम में सो जाओ और मैं हॉल में सो जाऊंगी। तो अग्नि मुस्कुरा बोला अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसे ठीक नहीं लगेगा, है ना, तुम अपने बेडरूम में सो, मैं आराम से हॉल में सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात सुनकर विदिशा ने उससे ज्यादा बहस नहीं की। उसने अग्नि को ओढ़ने के लिए एक चादर ला के दे दिया, उसका बेडिंग अच्छे से कर दिया और इसके बाद अग्नि जो था वो हॉल में उस दीवान पर यानी उस चारपाई पर सो गया और विदिशा अपने कमरे में सोने चली गई। बाहर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि छत के आसपास के पेड़ों पर गिरती बूंदों की आवाज अग्नि के कानों में लगातार आ रही थी। डिस्टरबेंस की जगह जंगल में होने वाली ये बारिश एक स्ट्रेंज सूदिंग एम्बियंस क्रिएट कर रही थी। मौसम भी ठंडा था। अग्नि अपनी चादर ओढ़कर लेट गया और कुछ ही देर में उस आवाज को सुनते सुनते वो गहरी नींद में चला गया। लेकिन रात को करीबन 2-2:30 बजे के आसपास एकदम से अग्नि की आंख खुल गई और उसकी आंख खुलने का जो कारण था, शुरुआत में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे वो अपने सेंसेस में आया अगले ही पल वो फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड्स तक उसका दिमाग सिचुएशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। उसने देखा विदिशा उसके ऊपर बैठी हुई है। उसे अच्छे से याद था कि रात को सोने से पहले विदिशा ने एक साटिन का नाइट गाउन पहना हुआ था और अभी जब वो उसके ऊपर बैठी हुई थी उसने वो नाइट गाउन कहीं फेंक दिया था और अभी वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में अग्नि की छाती के ऊपर बैठी है। वो उसे वायलेंटली किस कर रही है और उससे मेकआउट करने की कोशिश कर रही है। तब तक अग्नि सो रहा था और जैसे ही वो उठा
उसको विदिशा को पता लग गया कि अग्नि जाग गया है, तो उसने अपनी इंटेंसिटी और भी बढ़ा दी। अग्नि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे। पहले तो उसे लगा कि उसे वो धक्का देकर वो उठकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर मैं इसे हटा दूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चिल्ला के पूरी बिल्डिंग को जगा दे कि लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, और फिर मेरा करियर भी जाएगा, और अगर मुझ पर रेप का केस लग गया तो मुझे जेल भी हो सकती है। अग्नि के मन के अंदर ही अंदर ये डर चल रहा था कि अगर उसने इसे रोक दिया तो ऐसा हो सकता है कि बुरा मान के वो कुछ गलत भी कर सकती है। अग्नि बुरी तरह से डर गया था कि क्या करे, क्या नहीं करे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे कभी भी विदिशा ऐसी लड़की नहीं लगी थी जो ऐसा करेगी। या मैं आपको बता दूं, अग्नि एक प्रिंसिपल लड़का है और उसे ये हुकअप वुकअप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अग्नि का ये कहना है कि वो कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा है। उसका सिंपल सा फंडा है कि वो जो करना चाहता है उसका पर्सनल मैटर है। किसी और कोई चीज पसंद है तो वो कर सकता है, लेकिन अग्नि का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि अगर आप इंटीमेट होना चाहते हो तो शादी के बाद ही होना चाहिए, या फिर अगर आप एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में हो तभी। लेकिन वो विदिशा को सिर्फ अभी कुछ ही दिनों से अच्छे से जानने लगा था, और इसीलिए विदिशा को इस तरह से देखकर वो काफी डिस्टर्ब हो गया था। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। फिर तभी अचानक से विदिशा ने अग्नि का हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पर रख दिया। अब अग्नि बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा क्या करे, क्या नहीं करे। वो घबराया हुआ था कि अब अगर उसने कुछ भी रोकने की कोशिश की तो उसके दिमाग में वही चल रहा था कि अगर इसने चिल्ला दिया ना भाई, तो मेरी तो वॉट लगने वाली है। और वो समझ गया था कि अब उसे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, और अब अग्नि ने भी अपने सेंसेस को सरेंडर कर दिया। वैसे भी एक यंग एज का लड़का कितनी देर तक चीजों को कंट्रोल कर पाता। बाहर बारिश हो रही थी, एटमोसफियर भी ऐसा हो गया था, और अग्नि भी उसके साथ इंटीमेट होने लगा। लेकिन अगली सुबह जब अग्नि उठा तो उठते ही वो सीधा विदिशा के पास गया और उसे सीधा सवाल किया, कल रात तुमने जो किया वो क्या था? मैं सो रहा था, तुम मुझसे कम से कम पहले बात तो कर सकती थी। लेकिन विदिशा का रिएक्शन उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। विदिशा ने बहुत कैजुअली कहा, तो इसमें क्या हो गया? हम इतने दिनों से साथ घूम रहे हैं, हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, और आजकल के रिलेशनशिप में ये सब तो नॉर्मल है। तो अग्नि ने कहा, लेकिन हम रिलेशनशिप में कब थे? तो विदिशा ने जवाब दिया, अरे इतने दिनों से हम लगातार साथ बाहर जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो ये सब हमारी डेट्स थी, और इसीलिए वो उसे अपना बॉयफ्रेंड मान चुकी है। अग्नि ने उसे समझाया, डेटिंग ऐसे अज्यूम नहीं होती। ना मैंने तुम्हें प्रपोज किया, ना तुमने मुझे। हमारे बीच कभी कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। और सबसे गलत बात यह थी कि जब तुम्हें पता लग गया था कि मैं जाग रहा हूं, तो तुम्हें पहले मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स थी तो तुम्हें उसे पहले बोलना चाहिए था। उसके सो जाने के बाद, मतलब मेरे सो जाने के बाद बिना पूछे इंटीमेट होना, ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। विदिशा ने उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो मुस्कुराई और बोली, उस टाइम पर बात करने का टाइम नहीं था, और वैसे भी मैंने किसी रैंडम आदमी के साथ पहले दिन कुछ तो नहीं किया। हम इतने दिनों से साथ है, हमारी बॉन्डिंग है, और मेरे लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उसको बीच में रोकते हुए अग्नि ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इसलिए घूमता था क्योंकि तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने के बाद मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा खुश होना चाहिए। मैं बस तुम्हें चीयर अप करना चाहता था। मेरे लिए वो डेट्स नहीं थी। अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई रोमांटिक इंटरेस्ट होता तो मैं साफ तौर पर पहले तुमसे बात करता। लेकिन दो लोगों के सिर्फ साथ घूमने से किसी को ऑटोमेटिकली बॉयफ्रेंड मान लेना, ये सही नहीं है। उसकी बात सुनकर विदिशा फिर से अपनी बात पर अड़ी रही। तुम्हें जो समझना है समझो। मैंने तुम्हें जो समझा और जो माना, उसी के हिसाब से मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। और वैसे भी मैं कभी किसी लड़के के इतने क्लोज नहीं रही। मेरी जिंदगी में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था। तुम्हारे साथ मेरी जितनी बॉन्डिंग हुई है उतनी किसी के साथ नहीं हुई। लेकिन इसके बाद विदिशा ने एक ऐसी बात कही जिसने अग्नि को अनकंफर्टेबल कर दिया। वो बोली, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, और तुम भी मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। उसका ये स्टेटमेंट सुनते ही अग्नि को पहली बार लगा कि यह मामला उसकी सोच से ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और थोड़ी देर आर्ग्यू करने के बाद उसे समझ में आ गया कि विदिशा उसकी बात को समझने वाली नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहां से अपने अपार्टमेंट लौट आया। अभी तक की ये कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि विदिशा के अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, शायद एक साइको टाइप की लड़की है जो अग्नि की लाइफ में आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक हॉरर स्टोरी है, एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपका दिमाग खराब करने वाली है। अग्नि के साथ जो कुछ भी चल रहा था वो विदिशा नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था। खैर, वहां से लौट के आने के बाद, यानी उस दिन के बाद से अग्नि ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। पहले की तरह वो उसके साथ स्कूल से नहीं आया करता था। रेस्टोरेंट्स, मूवी, शॉपिंग, एक दूसरे के अपार्टमेंट में बैठकर टीवी शोज देखना, ये सब कुछ अग्नि ने बंद कर दिया था। उसका रीजन बहुत सिंपल था। अब उसे अच्छे से पता था कि विदिशा इन चीजों को फ्रेंडशिप नहीं, रिलेशनशिप की तरह देख रही है, और अगर वो पहले जैसा बिहेवियर कंटिन्यू रखता तो विदिशा को उससे और ज्यादा उम्मीद होती, वो उस रिलेशनशिप को और ज्यादा सीरियस समझ लेती, हो सकता है वो उसे शादी करने के लिए भी फोर्स करती। इसलिए उसने उसके कॉल्स और मैसेजेस को भी रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया था। लेकिन जैसे से अग्नि उससे डिस्टेंस बनाने लगा, विदिशा पीछे हटने के बजाय और ज्यादा अग्रेसिव हो गई। स्कूल में जब भी मौका मिलता वो अग्नि के बहुत करीब आने की कोशिश करती। कभी उसका हाथ पकड़ लेती, कभी उसके पास बिल्कुल चिपक कर बैठ जाती और ओपनली ऐसा बिहेवियर करने लगी जिससे आसपास के लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। स्टाफ के कुछ लोग आपस में खुसफुसाहट भी करते थे कि ये पक्की बात है, इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर है। ये चीजें अग्नि को और ज्यादा अनकंफर्टेबल करने लगी थी। वो नहीं चाहता था कि पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट खराब हो, लेकिन विदिशा को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लगातार अग्नि को अपने अपार्टमेंट बुलाती रही। कभी उसका मैसेज आता, आज मेरे यहाँ आ जाओ। कभी वो रात में खुद बिल्डिंग 1 तक पहुंच जाती और उसके दरवाजे पर नॉक करती। वो साफ कहती थी कि वो ये रात उसके साथ बिताना चाहती है। अब अग्नि को यह महसूस होने लगा था कि शुरुआत में जो एक सिंपल फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे एक ऑब्सेशन में बदलती जा रही थी। अब अग्नि को विदिशा का बिहेवियर सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में कुछ टॉक्सिक और ऑब्सेसिव लड़कों के बारे में जरूर सुना था, लेकिन किसी महिला को इस तरह अग्रेसिवली बिहेव करते हुए उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लगभग हर रात विदिशा किसी न किसी बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करती और आखिर एक दिन अग्नि ने विदिशा से सीधे बातचीत की। उसने कहा, तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? शुरुआत में तो तुम बहुत ही शाय और रिजर्व थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम बिल्कुल बदल गई हो। हर दिन कोई नया ड्रामा, हर रात मेरे पास आने की कोशिश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने तुम्हें कह दिया है कि उस रात जो भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारी इच्छा थी, मेरी नहीं। अब अग्नि की बात सुनने के बाद विदिशा कुछ देर तो चुप रही और उसके बाद जो उसने कहा उसे सुनकर अग्नि और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। विदिशा ने कहा, देखो मेरी एज 37-38 साल हो चुकी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और शायद कुछ साल बाद मैं मां भी नहीं बन पाऊंगी। अभी भी मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। ये बात सुनकर फटी हुई आंखों से अग्नि विदिशा की तरफ देखता रह गया। विदिशा ने आगे कहा, अगर तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, मुझे बस एक बच्चा चाहिए, उसके बाद तुम फ्री हो, तुम चाहो जिससे शादी कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। तुम्हें उस बच्चे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको मैं खुद पालूंगी और तुम्हें उसे पालने के लिए कोई पैसे से भी नहीं देने होंगे। विदिशा की ये बात उसे बड़ी अजीब सी लगी। उसने बोला कि सुनो, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरा, वर्बली कह देने से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। आज तुम कह रही हो कि मुझे किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होगी, लेकिन प्रेगनेंसी या बच्चे के पैदा होने के बाद सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं। उस टाइम पर अगर तुम मेरे ऊपर कोई लीगल क्लेम कर दोगी तो मैं क्या करूंगा? ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, इसमें लीगल, सोशल और पर्सनल
इम्प्लीकेशंस हैं। ऐसे कोई एकदम से बच्चा करने का डिसीजन कैसे ले सकता है? ओग्नि के लिए एज डिफरेंस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उसका ये मानना था कि अगर दो लोग जनरली एक दूसरे को प्यार करते हैं तो एक महिला का उससे 10 साल बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऑनेस्टली अगर विदिशा पहले जैसी रहती, उनकी बॉन्डिंग नेचुरली ग्रो करती और धीरे धीरे उनके बीच में जेन्युइन फीलिंग डेवलप होती, तो शायद ओग्नि उससे शादी भी कर सकता था। लेकिन अभी जिस तरह का अग्रेसिव और ऑब्सेसिव बिहेवियर वो देख रहा था, उसके मन में रिलेशनशिप का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया, सुनो विदिशा, तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ओग्नि की ये बात सुनकर विदिशा का चेहरा तुरंत बदल गया। वो गुस्से में आ गई, उसके नथुने गुस्से से हिल रहे थे और वो बड़ी गुस्से से ओग्नि को देख रही थी। वो बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चली गई। और इसके बाद ओग्नि ने जितना पॉसिबल हो सके उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। उसने अपना रास्ता बदल लिया। वो स्कूल में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रुकता ताकि उसका विदिशा से सामना ना हो। विदिशा ये अच्छे से समझ चुकी थी कि ओग्नि उसे अवॉइड कर रहा है और उसने भी उससे बातचीत करना, मतलब उसके आसपास आना अब कम ही कर दिया था। फिर एक दिन की बात है, स्कूल खत्म होने के बाद वो काफी देर तक लाइब्रेरी में बैठा रहा और फिर वापस से अपने अपार्टमेंट की तरफ चला। तब तक शाम हो चुकी थी। मेन रोड से छोटा रास्ता पकड़कर जब ओग्नि अपनी बिल्डिंग से करीबन 200-300 मीटर दूर था, तो उसने आगे देखा विदिशा किसी के साथ खड़ी थी। उसने देखा कि विदिशा के साथ स्कूल के एक मेल मैथ्स टीचर थे। उनकी उम्र करीबन 41 से 42 साल के बीच में रही होगी। ओग्नि को अच्छे से पता था कि वो मैरिड थे और उनके बच्चे भी थे, और दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों फ्लर्ट कर रहे हो। खैर, ओग्नि ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि उनकी पर्सनल लाइफ है और उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपना वापस चलने लगा आगे, लेकिन जैसे ही विदिशा की नजर ओग्नि पर पड़ी, उसका बिहेवियर अचानक से और ज्यादा ड्रामेटिक हो गया। उसने मैथ्स टीचर का हाथ पकड़ लिया और उनके बेहद करीब होकर हाथ में हाथ इस तरह डालकर वो बिल्डिंग 2 की तरफ चलने लगी। और चलते चलते उसने कई बार पीछे मुड़कर ओग्नि को देखा। उसके चेहरे पर एक स्mirk थी, एक ऐसी हंसी जो ये कहना चाह रही हो कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो क्या हुआ, मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन ओग्नि को इस बात से जलन नहीं हुई। उसे तो आराम मिला, रिलीफ मिला कि चलो बढ़िया है, आफत टली। विदिशा का अटेंशन किसी और की तरफ चल गया है और अब उसकी जान छूट जाएगी। हाँ, ओग्नि को उस मैथ्स टीचर की वाइफ के लिए थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने फिर खुद को याद दिलाया कि दोनों एडल्ट हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है। अगले 2-3 दिनों तक उसने विदिशा को उसी मैथ्स टीचर के साथ स्कूल से वापस आते देखा। एक सुबह उसने मैथ्स टीचर को विदिशा के अपार्टमेंट से बाहर निकलते भी देख लिया। ऑल्दो ओग्नि ने इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, लेकिन ऑब्वियस सी बात थी कि शायद वो रात को विदिशा के अपार्टमेंट पे ही रुके थे। खैर, ओग्नि को इससे कोई मतलब नहीं था। ओग्नि तो खुश था कि उसकी आफत टल चुकी है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि आफत तो अभी शुरू होने वाली है। इस इवेंट के कुछ दिनों बाद अचानक से वो जो मैथ्स वाले टीचर थे, वो लंबी छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए और जाते जाते वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले गए थे। ओग्नि को लगा कि शायद उनके विलेज वाले घर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर ऐसा भी लगा कि शायद उनकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया हो। उसके लिए वो मैथ्स वाले टीचर का जाना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके लिए चिंता की बात यह थी कि वो चला गया, अब विदिशा का अटेंशन कहीं वापस से उसकी तरफ ना आ जाए। और बहुत ही जल्दी उसका ये डर सच में बदल गया। एक रात करीब 12 बजे ओग्नि का फोन बजा। कॉल विदिशा की थी। वो रिसीव नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने कॉल उठा लिया। और जैसे उसने कॉल उठाया, उधर से विदिशा की बहुत डरी हुई आवाज आई। वो कह रही थी, मेरे घर में 3-4 लड़के घुस आए हैं, वो मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। उसकी आवाज सुनकर ओग्नि का पहला रिएक्शन था, ये झूठ है। ये विदिशा की ओग्नि को अपने अपार्टमेंट बुलाने की कोई नई चाल है।
उसने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन फिर उसके दिमाग में दूसरी बात आई, अगर सच में विदिशा के साथ कुछ हो गया तो उसके फ़ोन का लास्ट कॉल अग्नि के नंबर पर ही हुआ है, तो पुलिस नेचुरली उससे सवाल करेगी। इस बात को सोचकर अग्नि ने डिसाइड किया कि एक बार चलकर देख लेना बेटर है, कल कोई बात हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसने अपना छाता लिया और बारिश में बिल्डिंग 2 की तरफ निकल पड़ा। जैसे कि आपको पता है, ये बिल्डिंग 1 से 2 तक का रास्ता ऐसा था कि उसके दोनों तरफ जंगल था। आप कह सकते हो जंगल के बीच से वो गुजरता था। बीच-बीच में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। उन स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी इस रास्ते पर तो पूरी रहती थी, लेकिन जंगल की तरफ थोड़ी बहुत ही पहुंच पाती थी। तो एक पेरीमीटर के बाद, एक थोड़े से डिस्टेंस के बाद पूरे जंगल पे घना अंधेरा था। जो स्ट्रीट लाइट्स थी भी पुरानी, वो जो ऑरेंज येलो कलर की स्ट्रीट लाइट्स होती थी वैसी थी, और लगातार बारिश गिर रही थी। अग्नि चलता हुआ बिल्डिंग 2 के सामने पहुंचा, और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने वाला था, तभी अचानक से अग्नि के कदम रुक गए। जंगल की तरफ से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। वो ध्यान से सुनने लगा। एक महिला जंगल में घूमते हुए गाना गा रही थी। उसने गाने के डायरेक्शन में देखा तो उसने देखा कि वाकई में वहां पे एक लेडी थी जो घूम रही थी। उसके बाल खुले थे, उसने साड़ी पहन रखी थी, और बारिश के बीच वो अपने दोनों हाथ फैलाकर जंगल में घूम रही है, और घूमते घूमते वो गाने गा रही है। उसको देखकर अग्नि को ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी फिल्म का सॉन्ग का सीन होता ना, बिल्कुल वैसा चल रहा है। उसने ध्यान से सुना तो वो लेडी रविंद्रनाथ टैगोर के पुराने बंगाली गाने गा रही थी। लेकिन उस सुनसान जंगल, अंधेरी रात और बारिश के बीच जिस धुन से वो उन गानों को गा रही थी, वो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। अग्नि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी हॉरर मूवी की शूटिंग देख रहा हो। अग्नि खड़ा होकर एकटक उसे देखता रहा, और थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद अग्नि ने उसे पहचान लिया। ये महिला कोई और नहीं, विदिशा थी। वो वहीं उस रास्ते पर खड़ा होकर उसे लगातार देखता रहा, और उसके मन में एक ही बात आई, ये कंप्लीटली अनस्टेबल हो चुकी है, ये पागल हो चुकी है। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि अग्नि ही उसे देख सकता था। स्ट्रीट लाइट की वजह से विदिशा भी अग्नि को साफ साफ देख सकती थी। और जैसे ही विदिशा की नजर अग्नि पर पड़ी, उसने गाना गाना बंद कर दिया और फिर बोली, आ गए तुम? यहाँ आओ, मेरे पास आओ, आज हम दोनों यहाँ छुपन छुपाई खेलेंगे। विदिशा की ये बात सुनकर अग्नि को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि भाई इस लेडी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बिना जवाब दिए वापस मुड़ गया और अपनी बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। अभी अग्नि ने कोई 2 ही कदम बढ़ाए होंगे कि पीछे से विदिशा की आवाज आई, क्या हुआ? तुम्हें छुपन छुपाई नहीं खेलनी? चलो, कोई बात नहीं। इतना कहकर कुछ सेकंड्स के लिए विदिशा बिल्कुल चुप हो गई, और अगली बात उसने बिल्कुल अलग टोन में कही, अगर तुम्हें छुपन छुपाई नहीं खेलनी है तो कोई बात नहीं, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। मैं तुम्हें पकड़ने आ रही हूं। इतना कहकर विदिशा उसकी तरफ दौड़ने लगी। अब अग्नि सच में डर गया था। उसे लग रहा था कि इस हालत में विदिशा उसके साथ कुछ भी कर सकती है, और वो उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहता था। अगर वो उसे पकड़ लेगी या उस पर अटैक करेगी तो सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा, उसे समझ में नहीं आया। इसलिए अग्नि जितना तेज भाग सकता था वो भागकर बिल्डिंग 1 पर पहुंच गया अपने फ्लैट में। विदिशा उसे पकड़ नहीं पाई। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद वो बिल्डिंग 1 के बाहर ही रुक गई, और वहां रुककर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो एक अजीब, लगभग चुड़ैल जैसी हंसी के साथ जोर जोर से हंस रही थी, और वो हंसी उस जंगल और सड़क के बीच गूंज रही थी। अग्नि को अपने कमरे के अंदर वो हंसी साफ साफ सुनाई दे रही थी, और उससे उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। शायद विदिशा वापस से वहां से चली गई थी।
ओगनी ने किसी तरह खुद को शांत किया। वो ये सोच रहा था कि वॉल्टनगंज को वो एक पीसफुल ब्रेक समझकर यहाँ आया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में ये विदिशा नाम की मुसीबत आ गई थी। अगले दिन स्कूल जाते टाइम उसे डर था कि विदिशा सामने आएगी तो वो क्या करेगा, लेकिन शायद उस दिन विदिशा स्कूल आई ही नहीं। उसी शाम वापस से करीब 10-11 बजे डिनर के बाद ओगनी सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर नॉक हुई। उसने आई होल से देखा, बाहर विदिशा खड़ी थी। उसे देखते उसने तुरंत अपने घर की लाइट बंद कर दी। उसने डिसाइड कर लिया था कि ना तो वो दरवाजा खोलेगा और ना ही कोई रिस्पॉन्स देगा। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ओगनी घर पर है ही नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स देगा, एक बार भी उसने उसकी बात का जवाब दे दिया, तो विदिशा वहां से जाने वाली नहीं है। कुछ सेकंड्स बाद फिर से नॉक हुई, फिर दोबारा, और धीरे धीरे जो नॉक थी वो एक स्ट्रेंज रिदम में बदल गई। जैसे किसी का दिल धड़कता ना, धक 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 धक, ऐसे ही विदिशा उस दरवाजे को नॉक कर रही थी, ठक 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 ठक। जैसे अगर उस दरवाजे का हार्ट होता तो बिल्कुल इसी पैटर्न में धड़क रहा होता। जिस बिल्डिंग में ओगनी रहता था उसके 3rd फ्लोर पर उसके सामने वाला फ्लैट बिल्कुल खाली था, लेकिन 2nd फ्लोर पर 2 फैमिलीज रहती थी। और लगातार जब ये नॉकिंग की साउंड हुई तो आवाज सुनकर शायद उन फैमिलीज में से कोई उठकर ऊपर आया, क्योंकि ओगनी ने नीचे किसी का दरवाजा खुलने की आवाज भी सुनी। फिर कोई सीढ़ियां चढ़कर उसके दरवाजे तक आया और उसी टाइम पर नॉकिंग बंद हो गई। कुछ देर बाद उसने उसी आई होल से बाहर देखा तो नीचे वाले नेबर्स उसके दरवाजे की तरफ देख रहे थे, लेकिन विदिशा वहां नहीं थी। शायद उनके ऊपर आने से पहले ही वो चली गई थी। उसको थोड़ा रिलीफ मिला और उसके बाद थोड़ी देर बाद सोचते सोचते न जाने कब ओगनी की आंख लग गई। लेकिन करीब 1 बजे उसकी आंख फिर से खुली। उसने मोबाइल देखा, रात के लगभग 1 बज रहे थे। पहले उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसकी नींद क्यों खुली, लेकिन फिर उसने कोई आवाज सुनी। वो आवाज उसे बाहर से आ रही थी, कोई उसे पुकार रहा था। वो ध्यान से सुनने लगा और जब उसने सुना तो उसकी बॉडी में अचानक से एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ की आवाज थी। वो नीचे से आ रही थी, बेटा नीचे आकर मुझे ले जाओ, मेरी बस खराब हो गई थी, मुझे बहुत दूर से पैदल चलकर आने पड़ा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारा घर पहचान नहीं पा रही हूँ, नीचे आ जाओ। ये आवाज सुनकर ओगनी का पहला रिएक्शन डर नहीं, कंफ्यूजन था। माँ माँ यहाँ कैसे आ गई? उन्होंने तो उसे आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और शाम को ही तो उनसे फोन पर बात हुई थी। अगर वो आने वाली होती तो वो खुद इन्हें लेने जाता। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। कुछ घंटियों के जाने के बाद उनकी माँ ने कॉल रिसीव किया। आवाज से साफ साफ लग रहा था कि उनकी नींद अभी भी खुली है। ओगनी ने पूछा, माँ आप कहाँ हो? तो माँ ने कहा, मैं घर पर हूं, क्यों? ओगनी ने पूछा, अब वॉल्टनगंज नहीं आई? उसकी बात सुनकर उसकी माँ भी हैरान हो गई, बोली, मैं इतनी रात को वहां क्यों आऊंगी, और मुझे तो वहां का रास्ता भी ठीक से नहीं पता, आना होता तुम्हें बताकर आती। एग्जैक्टली उसी टाइम जब ओगनी की माँ उससे फोन पर बात कर रही थी, खिड़की के बाहर से वही आवाज फिर से आई, बेटा नीचे आओ, मुझे ले जाओ। ओगनी के हाथ कांप गए। उसे समझ में आ गया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसने बचपन में बंगाल में निशिदाक से जुड़ी लोक कथाएं यानी कहानियां सुनी हुई थी। उसे समझ में आ गया था, उसे याद आ गया था कि ये वो एंटिटीज हैं जो आपके जान पहचान के लोगों की आवाज में पुकारती है। ये इंसान को रात में बाहर बुलाती है और जब वो बाहर आता है तो उसे मार देती है। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में अग्नि ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी किसी चीज का एक्सपीरियंस उसे खुद होगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी, माँ से कुछ नॉर्मल बातें की और कॉल काट दिया। अपनी माँ को उसने कुछ भी नहीं बताया, वरना वो परेशान होती। इसके बाद वो बेड पर बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। करीब आधे घंटे बाद आवाज बंद हो गई। उसने सोचा
शायद अब सब खत्म हो गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद आवाज फिर से आई और इस बार जो आवाज आई उसने ओगनी के दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए। इस बार आवाज ओगनी की मां की नहीं, उसके पिता की थी। बेटा, मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूं। ओगनी की तो जो सांसें अटक गई क्योंकि उसके फादर की डेथ तो कई महीनों पहले ही हो चुकी थी। फिर उनकी आवाज बाहर से कैसे आ सकती थी? वो जेन्युइनली टेरिफाइड था। रात का समय, अकेला अपार्टमेंट में वो और बाहर से उसके मरे हुए पिताजी की आवाज। कुछ देर बाद वो आवाज फिर से बंद हो गई। करीब 1-2 घंटे तक सब शांत रहा। करीब 3-3:30 बजे ओगनी को बहुत तेज वॉशरूम आया। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। उसने घर की बाकी सारे विंडोज पहले ही बंद कर दी थी। माइंड इट, वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहता है। उसकी फ्लैट की सारी विंडोज उसने बंद कर दी थी, लेकिन बाथरूम की छोटी खिड़की वो बंद करना भूल गया था। वो बाथरूम में गया, वो टॉयलेट कर रहा था, तभी उसे पेरिफेरल विजन यानी आंख के ऐसे साइड से उसे कुछ दिखाई दिया। अब आप यूं बैठे हो, आपको यूं दिख रहा है, तो पहले उसने इग्नोर किया कि शायद ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन फिर उसे जेन्युइनली महसूस हुआ कि वहां पर कुछ है। उसने धीरे से नजर घुमाई और जैसे ही नजर घुमा के उसने जो देखा, उसे एक पल के लिए लगा कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। बाथरूम की खिड़की के ठीक बाहर विदिशा का चेहरा था। वो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसके दोनों होंठ अननेचुरल तरीके से दोनों तरफ खिंचे हुए थे। लगभग उसकी स्माइल इस कान से लेकर इस कान तक की थी। इतनी चौड़ी स्माइल जो किसी नॉर्मल इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती है। आप समझ सकते हो, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपको इसी में डर लग रहा होगा। मुझसे भी ज्यादा बड़ी स्माइल से विदिशा मुस्कुराते हुए बिना आंखें झपकाए ओगनी की तरफ देख रही थी। लेकिन डराने वाली बात सिर्फ उसकी स्माइल नहीं थी। उसका अपार्टमेंट 3रे फ्लोर पर था। विदिशा 3रे फ्लोर के बाथरूम की विंडो पर थी। ओगनी का दिमाग पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करने लगा। शायद वो वाटर पाइप के सहारे ऊपर चढ़ी होगी या 2nd फ्लोर के किसी छज्जे पर खड़ी होगी, क्योंकि उसकी विंडो के नीचे छज्जे थे। लेकिन एक 37-38 साल की नॉर्मल स्कूल टीचर का इतनी रात को बारिश के बाद भी पाइप पकड़कर 3 मंजिल तक चढ़ जाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। मैं और आप शायद उसकी जगह होते तो एक बार तो बहुत बुरे चिल्ला पड़ते। ओगनी घबरा गया था। वो भागकर बाथरूम से भागा, उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो इस कस्बे में एक रात भी नहीं रहेगा। सुबह होते ही वो सीधा प्रिंसिपल के पास गया। उसने फैमिली इमरजेंसी का बहाना बनाया और 5-6 दिन की इमरजेंसी लीव लेकर वो सीधा अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपने गांव में रहने वाले चाचा को फोन किया। उसने खास तौर पर भरत चाचा से बात करवाने को कहा। उनसे कांटेक्ट होने के बाद उसने उनको पूरी घटना डिटेल में बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ओगनी की सारी बातें सुनने के बाद भरत चाचा ने कहा, देख मैं इतनी दूर तो अभी नहीं आ पाऊंगा और तू भी गांव मत आना। और गांव क्यों नहीं आना, ये वजह पहले की कहानी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसको मना कर दिया गया था कि उसे किसी भी हालत में दोबारा गांव नहीं आना और ओगनी भी वहां जाने से डरता था। इसके बाद उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में मेरे जान पहचान के एक बाबा हैं। उम्र तो उनकी बहुत हो चुकी है, लेकिन बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है। मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूं, तुम उनके पास जाओ और उनसे सारी बातें डिस्कस करो। एड्रेस मिलते ही ओगने ने बिल्कुल भी डिले नहीं किया और वो सीधा दार्जिलिंग के लिए निकल गया। वहां पहुंचा, बाबा का अपना एक घर था जो कि छोटे आश्रम की तरह बनाया गया था। उनके काफी भक्त थे और कई लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। बाबा की उम्र करीबन 90 साल से ज्यादा थी और वो लगभग बेड रिडन थे और दार्जिलिंग से वॉल्टनगंज आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनकी जगह उनके बेटे ने ओगनी से बात की। उनके बेटे की उम्र भी करीब 65-70 साल रही होगी, लेकिन देखने में वो मुश्किल से 55 साल के लगते थे। शरीर मजबूत था और पर्सनालिटी ऐसी कि उन्हें देखते ही सामने वाले को एक ऑरा महसूस हो, एक कॉन्फिडेंस महसूस हो।
उनकी आवाज भी बहुत भारी और कमांडिंग थी। ओग्नि ने उन्हें पूरी कहानी बताई। कुछ देर सुनने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें और बताता हूं, तुम्हारे आसपास अभी भी एक ऋणात्मक ऊर्जा है। ये सुनकर ओग्नि एकदम से घबरा गया। इसके बाद उन्होंने अपने घर में होने वाली जो रोजाना पूजा होती थी उससे एक धागा लिया और उसे ओग्नि के हाथ में बांध दिया और उन्होंने बोला, फिलहाल ये तुम्हारे लिए बेसिक प्रोटेक्शन है, बाकी सारा काम वहां चल के करते हैं। इसके बाद ओग्नि और वो बाबा दोनों वॉल्टनगंज लौट आए और स्कूल की छुट्टी खत्म होने से पहले ही वो दोनों स्कूल पहुंच गए। सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस गए। प्रिंसिपल ओग्नि को देखकर बोली, अरे अच्छा वो ओग्नि, तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद प्रिंसिपल मैम ने विदिशा का नाम लिया। उन्होंने बताया कि तुम गए हो उसके बाद से विदिशा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो गया है। बिल्डिंग 2 में रहने वाले लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके अपार्टमेंट से रात में अजीब अजीब आवाजें आती है। स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि विदिशा मैम क्लास के अंदर अनयूजुअल तरीके से बिहेव करती है। टीचर्स भी स्टाफ रूम में उनके स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस कर चुके थे। कभी कोई क्वेश्चन पूछता तो वो रिप्लाई नहीं करती, कभी अपने आप से बातें करती रहती। प्रिंसिपल ने ओग्नि से पूछा, तुम दोनों की तो अच्छी बॉन्डिंग थी, तुम्हें कुछ पता है ये सब क्या चल रहा है? प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर ओग्नि ने कहा, मैडम मेरे साथ जो हुआ है ना वो आप नहीं जानती। मेरे साथ जो भी हुआ और जो भी यहाँ पर चल रहा है वो बहुत खतरनाक है और इसीलिए दार्जिलिंग जाकर मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि यही वो हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ओग्नि ने गुरुजी की तरफ इशारा किया। अभी जो प्रिंसिपल थी ये सुपर नेचुरल या स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव नहीं करती थी। उनका पहला रिएक्शन ये था कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पढ़े लिखे हो और तुम इन चीजों पर विश्वास करते हो। मैं आपके उसका अनादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी सोच है मैं उससे बात कर रही हूँ। गुरुजी उनकी बात आराम सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। होता है ऐसा, जिन लोगों के पास ज्ञान होता है ना वो अज्ञानी लोगों की बात का बुरा नहीं मानते, उसको सुनते हैं और जाने देते हैं, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। वो जानते हैं कि क्या सोच रही है, सत्य क्या है, और जब सत्य इसके सामने आएगा तो ये अपने आप नतमस्तक हो जाएगी। खैर, प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं नहीं, हमें विदिशा को एक साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उनकी बात सुनकर ओग्नि ने कहा, मैडम आप जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, आपको जिसको दिखाना है दिखा लीजिएगा, लेकिन पहले इन्हें एक चांस दीजिए और अपनी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये सिचुएशन पब्लिकली एस्केलेट हो गई यानी बढ़ गई तो स्कूल की रेपुटेशन पर भी असर पड़ सकता है। पुलिस इन्वॉल्व होगी, मेडिकल टीम आएगी, अफवाहें फैलेगी और उससे स्कूल का नाम खराब होगा। ये बात सुनकर प्रिंसिपल का माथा ठनका कि हाँ ये लड़का बोल तो बिल्कुल सही रहा है। इसलिए उन्होंने गुरुजी को पहले सिचुएशन को देखने और समझने की परमिशन दे दी। अब जब ये सारी बातें हो रही थी उस समय विदिशा जो थी वो स्कूल में थी। ये बात ओग्नि और गुरुजी दोनों को पता थी। गुरुजी ने प्रिंसिपल से कहा कि जब तक वो स्कूल में है मैं उसके कमरे को देखना चाहता हूँ, जहां वो रहती उस जगह को देखना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल के पास स्टाफ क्वार्टर्स की एक स्पेयर की रहती थी। उन्होंने विदिशा के अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा चाबी दे दी। इसके बाद दोनों फटाफट से उठे और सीधे विदिशा के अपार्टमेंट में पहुंचे। दरवाजा खोलकर वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद ओग्नि ने ऑब्जर्व किया कि गुरुजी बिल्कुल शांत रहे। कुछ सेकंड्स तक वो बिल्कुल शांत खड़े होकर चारों तरफ देखते रहे और फिर बोले, इस घर में तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। उनकी बात सुनकर ओग्नि ने कहा, शायद इस अपार्टमेंट के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, ये जो भी कुछ है उसका स्रोत ये घर नहीं है। जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो यहां आई है, लेकिन इसे कहीं और से बुलाया गया है। गुरुजी ने थोड़ी देर और जांच पड़ताल की। इसके बाद बिना कुछ बोले गुरुजी सीढ़ियों से नीचे उतरे और सीधा जंगल की तरफ चल पड़े। ओग्नि भी बिल्कुल उनके पीछे पीछे चल रहा था। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं थी। खुले एरिया में तो लाइट थी, लेकिन जैसे से वो जंगल के अंदर जाते जा रहे थे अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब ये लोग जंगल के अंदर पहुंचे तो इतना अंधेरा हो गया था जैसे वो किसी घने, जैसे अमेज़न के जंगल होते हैं ना जहां अंदर तक सनलाइट पहुंचती नहीं है, उससे ऐसा लगता है कि वो अमेज़न के जंगलों के अंदर पहुंच चुका हो।
घने पेड़ों की वजह से ऊपर से आने वाली रोशनी लगभग गायब थी। गुरुजी चलते चलते जंगल के अंदर जाकर एक जगह पर रुक गए और एक जगह पर रुककर आंख बंद कर कर करीबन आधे घंटे तक वो मंत्र बुदबुदाते रहे। इधर अग्नि की हालत टाइट थी क्योंकि वो सिर्फ गुरुजी के सहारे आया था और गुरुजी आंख बंद करके अपने ध्यान में जा चुके थे और वो चारों तरफ देख रहा था कि जंगल से कोई जानवर या फिर वाकई में कोई आत्मा निकलकर उसके ऊपर हमला ना कर दे। आधे घंटे ध्यान लगाने के बाद अचानक से उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने अग्नि की तरफ देखा। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो चुका था। उन्होंने कहा, यहां पर बहुत खतरनाक तांत्रिक क्रिया की गई है। जो कुछ हो रहा है उसका कारण यही है। अब हमें जल्दी से जल्दी यहां से वापस चलना होगा और आगे की तैयारी करनी होगी। ये दोनों वापस लौटे और ये जंगल से निकल ही रहे थे कि दूर से ही इन्हें किसी महिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर ये दोनों के दोनों बिल्डिंग 2 की तरफ दौड़ पड़े और वहां जाकर उन्होंने देखा कि विदिशा बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, प्रिंसिपल भी वहीं खड़ी थी और विदिशा प्रिंसिपल के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपने इन लोगों को मेरे घर की चाबी कैसे दी? ये लोग चोर है, मेरे घर में घुस गए, मैं आप सबके खिलाफ पुलिस केस करूंगी। वो इतना अग्रेसिवली चिल्ला रही थी कि आसपास के सभी लोग बाहर आ गए। प्रिंसिपल उसे समझाने की, उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही विदिशा के सामने गुरुजी पहुंचे और गुरुजी ने विदिशा को एक आंख से देखा, विदिशा की आवाज धीरे धीरे अपने आप डाउन होने लगी और शांत होकर वो गुरुजी को एक अलग लुक से घूरने लगी। होता है ना, जैसे आप किसी दुश्मन को अपने सामने देख लेते हो, उसे कैसे घूरते हो। वो उन्हें लगातार घूर रही थी और गुरुजी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद विदिशा चुपचाप अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई। सभी लोग ये नजारा देख रहे थे। फिर गुरुजी प्रिंसिपल मैम को साइड में लेकर गए और उनसे कहा, मामला बहुत सीरियस है। यहाँ जो भी कुछ चल रहा है उसको हटाने के लिए मुझे लगातार 7 रात तक साधना करनी होगी और वो साधना इसी जंगल में होगी। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी सहायता चाहिए होगी। पहले तो प्रिंसिपल में इन चीजों विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कैसे गुरुजी के आते ही विदिशा शांत होकर चुपचाप अपने अपार्टमेंट में चली गई, उनको भी खटका कि कुछ तो है और मुझे इनको अपना काम करने देना चाहिए। गुरुजी ने प्रिंसिपल मैम से कहा कि हमें विदिशा को तुरंत इस पुराने एरिया से, यानी उसके अपार्टमेंट से हटाना होगा। जब ये क्रिया होगी तो वो रुकेगी नहीं, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगी और हमें उसको यहाँ से दूर रखना होगा और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसको बांध के रखा जाए और 2, 3, 4 लोग उसकी निगरानी में भी रहें। आप लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि वो वापस जंगल या फिर इस अपार्टमेंट में ना आ पाए, वरना ये इतनी शक्तिशाली हो जाएगी इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर मेरी साधना बीच में टूटी तो फिर आप सब लोगों के ऊपर मुसीबत टूट पड़ेगी। अग्नि ने प्रिंसिपल मैम से बात की और फाइनली डिसाइड हुआ कि विदिशा को जो स्कूल के सामने नए क्वार्टर्स बने जो यहाँ से दूर हैं वहां पर रखा जाए। और इसी के साथ साथ प्रिंसिपल ने 5-6 ट्रस्टेड फीमेल टीचर सेलेक्ट की जो कि फिजिकली स्ट्रांग थी और सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। यानी अगर विदिशा उत्पात मचाती तो उसे पकड़ सकती थी, उसे बांध कर रख सकती थी। उन सभी की ड्यूटी शिफ्ट्स में लगाई गई और इतना ही नहीं, ये भी इंश्योर किया गया कि इन एनी केस अगर फीमेल टीचर से लड़ झगड़ कर कुछ भी कर कर वो बाहर निकल गई तो उसके जिस अपार्टमेंट में उसको रखा गया था उसके बाहर कुछ मेल टीचर्स को भी स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया था। तो इस तरह से हर 4-5 घंटे के लिए एक फीमेल टीचर विदिशा के उस नए फ्लैट में, जो नई वाली बिल्डिंग थी वहां पे उसे रखा गया था, रिस्ट्रेन करके, बांध करके, मतलब रोक करके, है ना, वहां पर उसके साथ रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि विदिशा इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़कर चली गई हो? नहीं, बिल्कुल, उसे ले जाने में भी इन लोगों के पसीने छूट गए थे और इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। जब विदिशा को उसके पुराने अपार्टमेंट से निकलने के लिए कहा गया तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 4-5 फीमेल टीचर्स को बुलाया गया, वो उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाकर नई बिल्डिंग तक लेकर गई और उस नई बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट के अंदर उसको लॉक करके रखा गया और वहां पर भी उसने विध्वंस मचा रखा था, इतना ज्यादा कि फाइनली उन लोगों को उसे बेड से बांध कर रखना पड़ा। अब विदिशा को सेटल करने के बाद गुरुजी ने सभी लोगों को एक और इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग 2 को पूरी तरह खाली कराया जाए। यहां रहने वाले सभी फैमिलीज और स्टाफ को टेम्पररी दूसरी बिल्डिंग यानी बिल्डिंग 1 में शिफ्ट कर दिया गया। गुरुजी का कहना बिल्कुल सिंपल था, चाहे बिल्डिंग 1 हो, बिल्डिंग 2 तो पूरी खाली हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग 1 में भी
किसी भी अपार्टमेंट में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। हर फ्लैट में कम से कम 2 एडल्ट्स यानी बड़े लोग होने चाहिए। अगर फैमिली में बच्चे हैं तो उनके साथ भी कम से कम 2 एडल्ट्स जरूर रहें। इसके बाद बिल्डिंग 2 के अंदर गुरुजी खुद एक कमरे में रहने लगे और फिर उन्होंने सभी लोगों को बुलाकर एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। आज के बाद सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखेंगे। रात में आप में से किसी को कोई भी आवाज आए, चाहे आवाज किसी की भी हो, आपकी माँ की, आपके पिता की, आपके बच्चों की, पत्नी की, दोस्त की, किसी की भी आवाज आए, किसी भी तरह से वो आपको बुलाने की कोशिश करे, कोई भी उस आवाज का जवाब नहीं देगा। गलती से भी खिड़की या दरवाजा मत खोलना और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अगर ऐसा किया तो अपनी जान जोखिम में डालोगे और अपनी मौत की जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। बच्चों को अच्छे से संभाल के रखना और 1 सेकंड के लिए भी उनको अकेला मत छोड़ना। सभी ने गुरुजी की बात अच्छे से सुन ली और सभी लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर शुरू हुई वो 7 रातों की साधना। हर रात गुरुजी अकेले जंगल में जाते, वहां घंटों साधना करते, तेज तेज मंत्र पढ़ा करते थे और कई बार बिल्डिंग 1 तक उनके मंत्रों की तेज आवाज सुनाई देती थी। अग्नि खुद बिल्डिंग 1 में अपने फ्लैट पे रहता था। वो खिड़की तो नहीं खोलता था, लेकिन खिड़की के पास कान सटाकर बैठा रहता था। एक दिन यानी 1 रात, 2 रात, शुरू में तो सिर्फ गुरुजी के मंत्रों की आवाज आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से भी आवाजें आना शुरू हो गई थी। अपार्टमेंट में रहने वाले किसी आदमी को अपनी वाइफ की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। किसी को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, किसी को अपने पिता की, किसी को अपनी छोटी बेटी की रोती हुई आवाजें आती थी। आवाजों में वो कहते थे कि ये गुरुजी मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे अपने घर में छुपा लो, दरवाजा खोलो। बहुत कोशिश करते थे। हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से आवाज सुनाई देती थी, लेकिन गुरुजी ने सबको पहले ही बता दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जवाब नहीं देना है। इसलिए किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बाहर नहीं निकला, ना कोई खिड़की खुली, ना कोई दरवाजा, क्योंकि सब समझ चुके थे कि ये आवाजें उनके अपने लोगों की नहीं थी। ये सिर्फ उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए बिछाया गया एक जाल था, उस निशी दाग के द्वारा। इस तरह से 7 रातें गुजरी और गुरुजी की साधना यानी उनका पूजा जो थी वो कंप्लीट हुई। इसके बाद उन्होंने सबको इकट्ठा करके, जहां विदिशा थी वहां पर वो सबको ले गए। अब वहां जाके जिन टीचर्स की वहां ड्यूटी लगी हुई थी उन सबसे बात की, सभी लोगों ने बताया कि 6 रात तक तो इसने कोहराम मचा रखा था। मतलब इसे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रखा था। हम एक पलक सो भी नहीं पाए। बहुत तेज तेज चिल्लाती थी, मुझे मार रहा है, मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। लेकिन कल रात से ये थोड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, शांत है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। उनकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, हाँ मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, इसलिए वो कंप्लीटली नॉर्मल है, अब आप इसे खोल सकते हो। एक्चुअली पिछली 6 रातों से उन्होंने उसको बांध रखा था, क्योंकि जो वो उत्पात मचाती थी, इनके लिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अब जब से खोल दिया, सबने देखा कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर अग्नि और बाकी लोगों ने गुरुजी से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, ये विदिशा ऐसी क्यों हो गई थी। अब गुरुदेव ने इन सबको सारी बातें डिटेल में बताई। उन्होंने बताया कि एक्चुअली कई बार लोग अकेलेपन और डिप्रेशन में आके ऐसे कदम उठा लेते हैं जो इसने उठाया। जब इसकी उम्र करीबन 34-35 साल के आसपास थी, तो ये बहुत परेशान थी, क्योंकि इसकी शादी नहीं हो रही थी और इसे एक डर था कि अगर इसकी शादी नहीं हुई तो इसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे नहीं होंगे तो इसे पूरी जिंदगी अकेले बितानी होगी, और जब इसकी उम्र हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तो इसे कोई देखने वाला नहीं होगा। तो उसे किसी भी कीमत पर एक बच्चा चाहिए था। और इसी चक्कर में वो बहुत ज्योतिषी और तांत्रिक ऐसे लोगों के पास आती जाती थी। उसका ये कहना था कि मुझे, मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है, आप कुछ भी करो, लेकिन बस मुझे एक पति दिला दो। और जिनके पास भी जाती, उनमें ज्यादातर लोग कोई होता है ना, स्टोन्स खरीदने को बोल देते थे, कोई धागा बांध देता था, और कुछ नहीं करते थे, बस उससे पैसा हड़पते रहते थे। तो ज्यादातर चीजें उसके लिए काम नहीं कर रही थी। लेकिन फिर इसे एक तांत्रिक मिला, जिसे बंगाली में निम्न भौर्गीय शाजोमा, मतलब जो लोअर लेवल का डर्टी तंत्र कहते हैं ना, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं उनको, तो वो सब चीजें किया करता था। तो जब उससे जाकर मिली तो उसने कहा कि तुम्हारी ये जो इच्छा है
ये तभी पूरी होगी जब तुम 10 महाविद्याओं में से एक देवी है, उनकी उपासना करो, उनकी साधना करो। अगर देवी प्रसन्न हो गई तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हें वो एक पति दे देगी। तो 10 महाविद्याओं के बारे में आपने भी सुना हुआ है, माँ काली, माँ त्रिपुरा सुंदरी, उसके बाद आती है माँ छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, मातंगी, कमला और भी बाकी देवियां हैं। तो जो देवियां होती है, इनकी साधना करने के कुछ नियम होते हैं और नॉर्मल देवताओं की तरह हम इनकी पूजा नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि तांत्रिक विधि के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। अब उस तांत्रिक ने किस विद्या की पूजा करने को, उपासना करने को इससे कहा था, ये तो अग्नि को भी नहीं पता और गुरुजी ने भी ये बात नहीं बताई। तो जैसे तांत्रिक ने बताया वैसे वैसे उन कोई उपासना करने लगी, साधना करने लगी, ताकि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वो जैसा जीवन चाहती है वैसा जीवन उसका हो जाए। तो 2-3 साल हो गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जब सफलता नहीं मिली, उस तांत्रिक के पास वापस पहुंची तो उस तांत्रिक ने उससे कहा, मतलब जिसकी एज करीबन 37 साल के आसपास हो गई थी, तो उसने कहा कि तुम ऐसे घर में बैठ के साधना करोगी ना, उससे कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, कोई घना जंगल देखो, उस जंगल के अंदर जाकर रात के समय पर तुम साधना करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो उसे पता लगा, तो उसके घर के आसपास जंगल नहीं था, तो उसने सर्च करना शुरू किया कि कोई ऐसा एरिया हो जो जंगल के पास और वहां पर वो जॉब भी कर सके। तो इसलिए इसने वॉल्टनगंज का जब लिंक्डइन में देखा जॉब का और वॉल्टनगंज के बारे में उसने रिसर्च किया, तो उसे पता लगा कि वॉल्टनगंज में बहुत घना जंगल है और इसीलिए उसने जॉब सिलेक्ट की और किस्मत से इसको जॉब मिल भी गई। और उसी के साथ साथ फॉर्चुनेटली इसको पुराना क्वार्टर मिल गया जहां से जंगल बिल्कुल पास ही था और रात में आने जाने में इसे कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जंगल इतना घना था कि जंगल के अंदर अगर आप 500 मीटर 800 मीटर अंदर चले जाओ तो आपको कोई देखने वाला नहीं था। और इस तरह से वो रोज रात को जंगल में जाकर उपासना करती थी। तब तक अग्नि यहाँ पर नहीं आया था। फिर जब अग्नि आया, अग्नि का से इंटरेक्शन हुआ, अग्नि इसको घुमाना फिराना शुरू किया, तो इसको लगा कि देवी उससे खुश हो गई है, देवी ने उसकी बात मान ली है और फाइनली देवी ने अग्नि को उसके लिए भेजा है, जैसे कि अग्नि अमेज़न का कोई गिफ्ट पैकेज हो। खैर, उसने अपनी मन ही मन में मान लिया कि मेरी साधना पूरी हो गई और मुझे देवी ने एक पति, एक साथी भेज दिया है। और ये सोचकर उसने जंगल में जाना छोड़ दिया, मतलब उसने अपनी उपासना को अधूरा छोड़ दिया था। उसे लगा कि जिस कारण के लिए वो पूजा कर रही थी वो तो उसे मिल गया है और अब उसकी साधना पूरी हो गई है। और इसीलिए अग्नि के साथ उसने ये सब किया और अग्नि को वो अपना बॉयफ्रेंड समझ रही थी। उसे लगता था क्योंकि मैं जो बोलूंगी अग्नि वही करेगा, क्योंकि इसे तो देवी ने मेरे पास भेजा है। अब धीरे धीरे जब उसने जंगल में जाकर पूजा करना छोड़ दिया तो इसके साथ नेगेटिव चीजें होने लगी। अब आपको समझाता हूं कि यहां पर हुआ क्या। आप ये सोच रहे होंगे जो भी कुछ कर रहा है उसमें देखिए जो महाविद्या की उपासना थी उसका कोई रोल नहीं था। जब आप इतनी हाई, एक तो उसको कुछ पता ही नहीं था, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए, उसने भूल दिया, इसने उपासना शुरू कर दी। भाई आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्या करोगे आप। लेकिन होता क्या है, जब आप वो करना शुरू करते हो तो जो लोअर एंटिटीज हैं वो वहां घूमती रहती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ, इसने उपासना करनी शुरू की और इस वजह से एक पिशाचिनी एक्टिवेट हो गई थी। और जब उसने सब कुछ करना छोड़ दिया तो पिशाचिनी उस जंगल में घूमने लगी। गुरुजी इसको पिशाचिनी ना बोलकर एक अपदेवता कह रहे थे। आप उसे पिशाचिनी कह लो, चुड़ैल कह लो, डायन कह लो, निशिदा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये जो थी वो एक फीमेल एंटिटी थी। और धीरे धीरे उसने, जब वो एक्टिवेट हुई थी वहां से, तो जब रोज पूजा हुआ करती जब तो वो खुश थी, क्योंकि उस लेवल पे तो वो पहुंच नहीं सकती थी। लेकिन जब बंद हुई तो वो विदिशा के ऊपर आकर हैवी हो गई और अब वो ये सब काम कर रही थी। और शायद जहां तक अग्नि को लगता है वो एक निशिदाग थी और इसीलिए वो अपने पहचान वाले लोगों की आवाजें बोलकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती थी। और शायद इसी वजह से उस पाइप पर चढ़कर वो अग्नि के बाथरूम की खिड़की तक भी पहुंच गई थी। इन सब के बाद जब बताया गुरुजी ने, उसके बाद विदिशा को भी होश आ गया। उसके उठने के बाद गुरुजी ने कहा कि ये लड़की अच्छी है, ये बुरी लड़की नहीं है। ये गंदी गंदी जो साधना इसने की ना, इसकी वजह से इसका बुरा हाल है। जब वो जाग गई, उसने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ उस तांत्रिक कहने पर उसने सब किया। तो गुरुजी ने उसे समझाया कि देखो बेटा, कई बार ऐसे लोग तुम्हें मिल जाते हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करने की जगह तुम्हारा पथ भ्रष्ट कर देते हैं, और ऐसा ही आदमी तुम्हें मिला। उन्होंने विदिशा को एक एडवाइस दी। मैं समझ सकता हूं तुम जीवन में क्या सोचती हो,
इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रपोजल दे रहा हूं। मेरा बेटा है जिसकी उम्र अभी करीबन 41 साल है। जब वो जवान था तो उसने संन्यास ले लिया था। उसने फैसला किया था कि वो सन्यासी हो जाएगा और पूरा साधुओं की तरह जीवन जिएगा। कभी उसने कोई शादी नहीं की, कभी नौकरी नहीं की, स्कूल में भी नहीं गया। वो हर समय सन्यासी बनने के लिए, साधना करने के लिए, एक योगी बनने के लिए गुरु ढूंढता रहता था। मैंने उसे कई बार समझाया, पिताजी ने समझाया, पर हमारी बात मानने को तैयार नहीं था। जब उसकी उम्र करीबन 35-36 साल की हुई तो उसको एक अच्छे गुरुदेव मिले। जब उसने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म ये सब साधना के लिए नहीं हुआ है। तुम सन्यासी होने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा भविष्य गृहस्थ जीवन में ही है। इसलिए बेटा तुम अपने घर लौट जाओ। उसके बाद उन गुरुजी की बात सुनकर, मानकर, उनका जो बड़ा बेटा था वो वापस घर लौट आया। लेकिन क्योंकि तब तक उसकी उम्र हो गई थी, उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी और ना ही कोई क्वालिफिकेशन है, तो उसकी शादी नहीं हो पाई। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, आश्रम है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी अपनी बेटी की शादी उससे करने को तैयार नहीं हो रहा क्योंकि एज ज्यादा हो गई है। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा और तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बेटे से तुम्हें मिलवा सकता हूं। अगर वो तुम्हें पसंद आए, तुम्हें लगता है, तो तुम उससे शादी कर सकती हो और हमारे साथ दार्जिलिंग में रह सकती हो। और दूसरी बात ये भी बेटा, जिस तरह की साधनाएं तुमने की है तुम्हें परेशान करेगी। हमारे साथ रहोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से ये जो ऋणात्मक ऊर्जा है इसका असर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये बोलकर गुरुजी वहां चले गए। ओगनी को उन्होंने अपना एड्रेस, ओगनी को पता ही था, उसने प्रिंसिपल मैम को दे दिया और ओगनी वहां से चलता बना। उसके बाद दोबारा कभी उसने विदिशा का नाम भी नहीं लिया, ना उससे कोई बात की। लेकिन उसे वाया वाया ये खबर मिली कि उसके बाद विदिशा उन गुरुजी के वहां चली गई, कुछ दिन वहां रही, उनके बेटे से मिली और उसके बाद उन दोनों की अरेंज मैरिज हो गई। खैर, ओगनी ने कभी दोबारा ना तो गुरुजी के पास गया, ना ही उसने कभी विदिशा के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि उस रात बाथरूम की खिड़की में उसने विदिशा का जो चेहरा देखा था वो आज भी रात को कई बार सपनों में ओगनी को नजर आता है और उसे देखकर वो डर से थर्रा जाता है। और इसीलिए उसने उसे कंप्लीट डिस्टेंस मेंटेन की हुई है। उसके जीवन में दो ऐसी घटनाएं हुई जो उसे आज तक भी डिस्टर्ब करती रहती है। और इस तरह से ओगनी के साथ हुआ ये इंसिडेंट जब वो गया वॉल्टनगंज घूमने। और ऐसा होता है जीवन में, कई लोग कुछ अटेन करना चाहते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता है तो वे सोचते हैं कि किसी तरह की साधना करने से उन्हें ये सब मिल जाएगा। देखो, जो साधनाएं होती है ये ना मोक्ष की परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है, अपने मन को शांत करने के लिए होती है। लेकिन कुछ लोग जो इन चीजों को जानते हैं वो गलत प्रैक्टिसेस ले आते हैं और लोगों से बोलते हैं कि तुम ये करो, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, पति मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी, बच्चा मिल जाएगा। अरे भाई, अगर आप मन में लालसा रखकर पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई में साधना करना चाहते हैं, भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, तो पहले इन चीजों के लिए, ठीक है, आप मांगो, मना नहीं कर रहे मांगने को, पर कई बार मांगे बिना ही चीजें मिल जाती है। आप समर्पण भाव रखना सीखो। जैसे आप समर्पण भाव रखोगे कि आपको जो देना है दो, जो आपने प्लान किया सब बढ़िया है, बस मैं तो आपका नाम लेता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए तो वो प्रेम से जब आप काम करना शुरू करोगे तो आप कोई भी साधना करो, उपासना करो, उसका फल आपको अपने आप मिलेगा। क्योंकि भगवान, देवी देवता वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी समझते हैं ना, आपके बोले बिना वो आपकी मन स्थिति को समझते हैं और वो ये जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो आपको देते वो हैं जो आपके लिए सही हो। इसलिए कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़े। अगर आप किसी भी देवी देवता को, ईष्ट को मानते हैं तो उनके प्रति समर्पण रखें। जो चल रहा है उसे चलने दें। उनसे ये कहें कि बस आप मुझे खुश रखें, हाल जैसे भी हो मैं खुश रहूं। जब आप खुश रहना सीखेंगे तो जीवन आपका अपने आप मंगलमय हो जाएगा। चलिए, ये कहानी आपको कैसे लगी? बहुत टाइम से आप एक लंबी स्टोरी की डिमांड कर रहे थे, तो मैं आपके लिए लेकर आया। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, जो फिर से एक और लंबी स्टोरी होने वाली है। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।